हेलो। हाय राज सिंह। थैंक यू, आपने कंफर्म किया कि वीडियो ठीक मिल रहा है आपको। अ, अभी जैसे ही लोग थोड़ा ज्वाइन करते हैं, उसके बाद बातचीत करते हैं। थैंक यू राज, थैंक यू। थैंक यू कृष्ण। सैल्यूट। और कृष्ण, कैसे हैं आप? थैंक यू राज। हेलो अविनाश कचेर जी। थैंक यू अविनाश जी जुड़ने के लिए। अभी 6 लोग 7 लोग जुड़ चुके हैं, मैं देख रहा हूँ। नमस्कार सबको, स्वागत है। मुझे नहीं पता कौन कौन लोग हैं। जो जिन लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं उनको मैं देख पा रहा हूँ। जो जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं, अ, लोग बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। अभी फिगर मैं 10 देख रहा हूँ, 10 लोग ज्वाइन कर सकते हैं। वेलकम एवरीबडी। 10 ज्वाइन कर चुके हैं। थैंक यू वेरी मच। राम बदन जी, नमस्कार। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद आपका ज्वाइन करने के लिए, समय देने के लिए। मैं देख रहा हूँ लोग अभी ज्वाइन कर रहे हैं, नंबर धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो आई थिंक 1-2 मिनट और देते हैं। कुछ लोग शायद अपने बिजी शेड्यूल की वजह से अभी कनेक्ट नहीं कर पाए हैं। नहीं तो फिर अपना स्टार्ट करेंगे। दिशा सोलंकी कछवाहा, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू राज। अम, समय का पाबंद होना सभी के लिए अच्छी बात है, और मेरा कोशिश यही था कि मैं समय पे आऊँ, और हमने समय पे स्टार्ट किया। पर अभी कम लोग दिखाई दे रहे हैं। बट एनीवे, धीरे धीरे लोग ज्वाइन करते रहेंगे, और हम उनके साथ साथ अपनी बातें करते रहेंगे। ओमवीर सिंह जी, धन्यवाद ज्वाइन करने के लिए। मुझे पता है आपकी आईडी के साथ में रतिराम जी भी बैठे हैं। नमस्कार रतिराम जी। आई थिंक अब मैं देख रहा हूँ 4 मिनट हो चुके हैं हमें। आई थिंक 1 मिनट और हम अलाउ करते हैं, और 35 पे फिर बातचीत शुरू करते हैं। और जो भी भाई बहन बाद में ज्वाइन करेंगे, हम अपनी बातें कंटिन्यू करेंगे फिर।
थैंक यू दिशा सोलंकी कछुआ, थैंक यू। थैंक यू कृष्ण। सतीश चंद्र जी, नमस्कार। खैर हमारा भी गुड इवनिंग नहीं हुआ है, आपके लिए गुड इवनिंग एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। मेरा तो अभी दोपहर ही हुआ है, तो 3:35 हुए हैं। तो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। कृष्ण, मैं ठीक हूँ। उम्मीद करता हूँ आप भी अच्छे होंगे। हाँ जी। अब समय का थोड़ा सा पालन करते हुए हमने लोकल टाइम के हिसाब से 3:30 पे और इंडिया के टाइम के हिसाब से शाम के 8 बजे शुरू करना था, जो कि हमने किया टाइम पे। और अब 5 मिनट हमने वेट भी किया ताकि कुछ लोग और भी जुड़ सकें। और आई थिंक अब हम स्टार्ट कर सकते हैं। जो भाई बहन बाद में जुड़ेंगे वो जुड़ेंगे और हम बातें करते रहेंगे। अ, अभी अम, सबसे पहले मैं कहूँगा कि समाज के सभी भाई बहन जो अभी जुड़ पाए वो तो हैं ही हैं, और जो अभी नहीं जुड़ पाए हैं वो एटलीस्ट बाद में वीडियो देखेंगे। तो मैं सभी को नमस्कार करता हूँ। फेसबुक लाइव पे आपका स्वागत है। और मैं अभी देख रहा हूँ कि लोग धीरे धीरे नंबर बढ़ रहे हैं। तो जैसे जैसे लोग बढ़ेंगे बातें करते रहेंगे, बीच बीच में मैं मैसेज देखता रहूँगा। थैंक यू ओमवीर, थैंक यू चंदू तोमर जी, नमस्ते। अ, तो प्रोग्राम के शुरुआत में मैं आदरणीय श्री सांवले प्रसाद जी आर्य को प्रणाम प्रस्तुत करता हूँ। समाज को एकत्रित करने में जो उनका एक अतुलनीय योगदान रहा है, उसको ये समाज कभी नहीं भूल सकता है। उसके लिए आदरणीय का ये समाज हमेशा ऋणी रहेगा। समाज को इकट्ठा करने में आपकी जो भूमिका है वो आज मेरे ख्याल से समाज में बच्चे बच्चे को उस चीज़ की जानकारी है, और उस चीज़ के लिए हम पूरा समाज आपको धन्यवाद करता है। अ, साहब जी से मुलाकात शायद मेरी 2016 में हुई थी, सतना में। और उसके बाद हम मिल नहीं पाए हैं, और उसके बाद से आपके सानिध्य में आने का मौका नहीं मिल पाया, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। और उम्मीद करता हूँ कि जल्दी ही फिर मुलाकात होगी आपसे कहीं। हाँ, नमस्कार ओमवीर जी। चंदू तोमर जी, नमस्ते। अ, अब बात करता हूँ, मैं प्रणाम करता हूँ रतिराम नंबरदार जी को। उनसे बात भी हुई थी, आज भी बात हुई है उनसे, और उनका कुछ मैसेज भी है समाज के लिए जो मैंने नोट किया है मेरी पैड में। और मैं वो भी बाद में शामिल आप लोगों से शेयर करूँगा। और रतिराम जी से मेरी बातचीत होती रहती है। आपके मार्गदर्शन को नमन। डॉक्टर अजय जादौन जी, काशीराम जी, बालचंद तोमर जी, मोहन जी, चंदेश्वर जी गोरखपुर से, पूरण भारद्वाज जी, संजय भारद्वाज जी सतना से, अ, और रामलाल जी मुझे याद आ रहे हैं तावड़ू से, राजेंद्र जी, प्रेम जी दिल्ली से। सबको नमस्कार करता हूँ, और इनके साथ साथ राम बदन जी ऑनलाइन है, नमस्कार करता हूँ। और इनके साथ जिनका मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ और अभी मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, मैं उन सभी पदाधिकारियों को भी प्रणाम करता हूँ जो समाज को इकट्ठा लेकर चल रहे हैं और समाज को लेकर इतना आगे बढ़ रहे हैं। और इसमें ऐसे भी लोग हैं जिनको पद का कोई लालच नहीं है, जिनको सिर्फ समाज सेवा से ही मतलब रहा है। तो ऐसे सब लोग जो है धन्यवाद के पात्र हैं। अ, उसके अलावा और दूसरे भाई बहन समाज के जो मुझसे छोटे हैं, मैं उनको एक शुभ शुभ आशीर्वाद, साधुवाद और प्यार प्रेषित करता हूँ। फेसबुक लाइव के इस क्रम में अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मेरे ख्याल दिनेश मराठा जी अलवर से आए थे, पहली बार फेसबुक लाइव समाज के लिए किया। दूसरी बार में अजय जादौन जी आए थे, और आज मैं तीसरी बार मैं आया हूँ। मैं सभा का कोई सदस्य नहीं हूँ, मैं कोई पदाधिकारी भी नहीं हूँ, फिर भी आप लोगों ने जो मुझे प्यार दिया और आप लोगों ने जो एक आदर दिया आज मुझे, जो समाज के सामने
दो शब्द कहने के लिए मौका दिया, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ आप सभी का। अ, इनमें जो जो नाम मैं स्क्रीन पे देख रहा हूँ, कुछ लोग मुझे जानते हैं, कुछ लोग शायद मुझे बिल्कुल नहीं जानते होंगे, पहली बार मिल रहे होंगे, या हो सकता है नाम मेरा सुना हो। अ, मैं ऐसा कोई बहुत बड़ा कोई ज्ञानी ध्यानी आदमी नहीं हूँ जो, मतलब आप मेरे से ऐसा उम्मीद करेंगे कि भाई आज कोई ज्ञान मिलेगा, या वो मैं देख रहा था राज सिंह जी ने जो फेसबुक पे जो एडवर्टाइजमेंट मिली कि आज किसी को सबको सीखने का कुछ ना कुछ मौका मिलेगा, और महेंद्र सिंह समाज सेवी हैं, ये सब राज सिंह का बड़प्पन है और उनका एक तरीका है लोगों को इज्जत देने का। पर मैं आपको बता दूं, मेरा जीवन बहुत ही सिंपल रहा है, और हाँ, ये ज़रूर है कि मेरी ये कोशिश रहती है कि जहाँ भी जो कुछ दो चीज़ सीखने को मिले तो मैं कोशिश करता हूँ कि सीखा जाए। थैंक यू मोहित कचेर जी जुड़ने के लिए, दिग्विजय नाथ सोलंकी जी थैंक यू वेरी मच जुड़ने के लिए। अ, अब मैं अपने परिचय के तौर पे बताना चाहूँगा कि मैं इंडिया से ही हूँ, हरियाणा में खिजूरी गांव है रेवाड़ी ज़िले में, वहाँ पे मेरा जन्म हुआ था। और पिंकेश पंवार जी थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। तो वहाँ पर मैंने अपने गांव में ही प्राइमरी स्कूल पास किया, फिर पास के एक कस्बे से मैट्रिक पास किया, और उसके बाद फिर ये था कि कॉलेज जाना था, और कॉलेज जाने के लिए पैसा चाहिए था, और मेरी एक पारिवारिक हालत ऐसी नहीं थी कि मैं कॉलेज जा सकूं। खैर, मेरे जो निकट संबंधी हैं, मेरे चाचा हैं, उन्होंने मदद किया और जैसे तैसे करके मुझे कॉलेज में दाखिला दिलाया। पर न जाने क्यों कॉलेज में मेरा मन नहीं लगा, और 11वीं क्लास जो है गिर पड़ के पास की। गिर पड़ के आई मीन पहले कंपार्टमेंट आ गया, फिर वो तोड़ा, फिर निकला, और 12वीं क्लास में मैं फेल हो गया। मैं ये सब चीज़ें इसलिए भी बता रहा हूँ कि आज के जो नवयुवक होंगे, जो समाज में जो अभी जो बच्चे आ रहे हैं, जो जिन्होंने अभी देश का भार संभालना है, जिम्मेवारी लाइफ की संभालनी है, उनके लिए मैं ये कहना चाह रहा हूँ। अनिका तोमर जी थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। उनके लिए मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ज़िंदगी में फेल होना आपके लिए एक तरह से एक एक्सपीरियंस लेना है। दुनिया में जितने भी एक्सपीरियंस है वो सब फेल होने से ही आते हैं, कि अगर आदमी कोई एक जगह फेल हुआ तो उसने ज़िंदगी में एक गांठ बांध ली कि ऐसा किया मैंने और इसलिए मैं फेल हुआ, अगली बारी मैं ये गलती नहीं करूँगा, उसी को एक्सपीरियंस कहते हैं। वो ही आपका कार्य अनुभव है। जब आपने एक काम किया, आप उस काम में फेल हुए, और फेल होने के बाद में आपने एक गांठ बांध दी कि ये गलती मैं दोबारा नहीं करूँगा, वही एक एक्सपीरियंस है। आज देखिए, मैं आज इंग्लैंड में बैठा हूँ, इंग्लैंड से आप लोगों से रूबरू हो रहा हूँ, और थैंक यू संजय भारद्वाज जी। तो ये सब यहाँ तक कैसे पहुँचा, आप सोचिए। जिसने 11वीं क्लास गिर पड़ के पास की, और 12वीं क्लास में फेल हो गया, और फिर कॉलेज छोड़ के घर बैठ गया। उसके बावजूद ज़िंदगी आपके हाथ में है, ज़िंदगी में जो आप बनना चाहें बन सकते हैं। ज़िंदगी जो है आपको कभी भी नीचा नहीं देखने देगी। अगर आप ज़िंदगी के पीछे पड़े हैं कि मेरी ज़िंदगी मुझे बनानी है और अच्छी बनानी है, आपका कोई भी रास्ता रोक नहीं सकता है। तो आप वो बिल्कुल एक तरह से आपके रास्ते में रोड़ा नहीं आएगा। लेकिन हाँ, ये है कि जो भी कुछ आप कर रहे हैं अपने मन से करें, किसी के कहने से नहीं। इंदिरा कचेर जी धन्यवाद ज्वाइन करने के लिए। तो बेसिकली ये है कि मैं ये कहूँगा कि कुछ कुछ छोटे भाई बहन हमारे हैं, ये बोलेंगे कि नहीं हमारे पास पैसे की कमी है, अ, हमारे पास दूसरे संसाधनों की कमी है। वो संसाधन और पैसे की कमी आपके लिए एक रोड बम्प हो सकते हैं, एक रुकावट हो सकते हैं थोड़े समय के लिए, आपकी स्पीड को धीमी करने के लिए एक रोड बम्प हो सकते हैं, लेकिन रोड ब्लॉकर कभी भी नहीं हो सकते, ये मेरा मानना है। क्योंकि मैं खुद उस लेवल से उठ के आया हूँ जहाँ पे मेरे पास कॉलेज में फेल होने का आई थिंक बड़ा रीज़न यही था कि मेरे पास बुक्स नहीं थी। कॉलेज में मेरे पास कोई बुक्स नहीं थी। आनंद जी नमस्कार, राकेश नमस्कार। और लाइब्रेरी की बुक्स लेकर मैं पढ़ रहा था, और एग्ज़ाम का जब समय आया तो कॉलेज का रूल था, और एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले जो है सारी बुक्स जमा कर दी गई थी लाइब्रेरी में, और मैंने एग्ज़ाम दिए बिना पढ़े। तो कुल मिलाकर ये था कि कॉलेज में जाता था और मन से नहीं करता था, और यही रीज़न रहा कि मैं फेल रहा।
खैर वो वक्त निकला, और उसके बाद फिर मैं निकल कर आगे लाइफ में गया कि अब मुझे क्या करना है, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। ये मैंने देखा कि कोई ये सिचुएशन लाइफ में जो है परमानेंट कोई नहीं होती है, ये चीज़ें आती जाती रहती है। थैंक यू महेश जी ज्वाइन करने के लिए। उसके बाद फिर मैं अपना परिचय में कंटिन्यू करते हुए बोलूँगा कि मैं भिवाड़ी राजस्थान में गया, वहाँ पे एक फैक्ट्री में नौकरी तलाश की, नौकरी स्टार्ट की, 2 महीना मैंने काम किया। उस ज़माने में 500 रुपया पर मंथ की सैलरी पे मैंने काम किया, 2 महीने में 1000 रुपया के लगभग कमाया, जिसमें से कुछ पैसा वो कट जाता है, पीएफ वगैरह का जो था। और वो पैसा कमाने के बाद मैं गुड़गांव गया, और गुड़गांव जाने के बाद में फिर मैंने आईटीआई की। वहाँ पे एक भीड़ लगी हुई थी, और उस भीड़ में मैंने देखा कि पब्लिक खड़ी है। मैं उतरा बस से, देखा क्या रीज़न है, लोगों ने बताया यहाँ आईटीआई के फॉर्म भरे जा रहे हैं, और मैंने मैकेनिकल ड्राफ्ट्समैन का फॉर्म भरा, और फिर मैंने स्टार्ट किया कि ये मेरी एक मैकेनिकल लाइन है, और आई थिंक इसमें मैं खुश रहूँगा, मैं मेहनत करूँगा और आगे निकलूँगा। गुड़गांव में रहते हुए वो आईटीआई मैंने पूरी की 2 साल में, और नंबर 1 से मैंने क्लास पास की। और आज जो मैं बिजनेस कर रहा हूँ, जो मेरी नौकरी है, जो मेरा धंधा है, वो सब वो ही ड्राफ्ट्समैन का काम है, जो मैंने कभी ज़िंदगी में सोचा भी नहीं था कि मैं ड्राइंग के बिजनेस में जाऊँगा। और आज उसकी वजह से मैं यहाँ बैठा हूँ। और उसी से फिर जब मैंने 2 साल के बाद सन 86 से 88 तक वो आईटीआई की थी, फिर मैं रेवाड़ी में मैंने जॉब तलाश की, और मुझे नौकरी मिली रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में ही। 3.5 साल वहाँ काम किया, फिर 3.5 साल चंडीगढ़ में काम किया। उसके बाद मैं गुड़गांव आ गया, और मैंने 11 साल गुड़गांव में काम किया। गुड़गांव में रहते हुए जिस कंपनी में मैं काम करता था, वहाँ से मुझे बहुत देशों में जाने का मौका मिला, और उसमें से बहुत ही कुछ सीखने को भी मिला, बाहर की दुनिया देखने को मिली। अ, हाँ, अंग्रेजी में मैं बहुत पैदल था, बहुत कमज़ोर था। ये बात सही है, गांव के स्कूल से 10वीं पास की है, तो आप सब जानते होंगे कि अंग्रेजी कैसी होगी। और उस माहौल में जब आदमी को विदेश भेज दिया जाए, तो बिल्कुल मुझे ठीक ऐसा ही लग रहा था, जैसे अगर किसी को तैरना सिखाना हो, और उसको तालाब में धक्का मार दो, फिर वो हाथ पैर मारेगा और सीखेगा। ऐसे करके हमने अंग्रेजी सीखी है। थैंक यू दिनेश मराठा जी ज्वाइन करने के लिए। तो मैं आपको बता रहा था कि कंपनी के थ्रू कुछ देशों में गया, और उसके अलावा कुछ मेरे बिजनेस के, कुछ मेरे पर्सनल ट्रिप भी रहे, और वो सारे मिलाकर मैं आपको बताऊं, अगर मुझे सारे याद आएंगे तो बहुत सारे देशों का मैं भ्रमण कर चुका हूँ। 24 देशों में मैं जा चुका हूँ। 24 देशों में मोटे मोटे तौर पे अगर देखा जाए, तो 2 साल दक्षिण कोरिया में, 1 साल कनाडा में, 1 साल अमेरिका में, और सन 97 को और सन 2006 को मिलाकर 8 महीने और 6 महीने, 14 महीने इंग्लैंड में। इसके अलावा पर्सनल ट्रिप को अगर लगाया जाए, तो स्कॉटलैंड, वेल्स, फ्रांस, बेल्जियम, नीदरलैंड, जर्मनी, जापान, और जी वियतनाम, थाईलैंड, फिलीपींस, लाओस, बर्मा, इंडोनेशिया, कजाकिस्तान, ऑकलैंड, कुवैत, कतर, अ, और कुछ मुझे याद भी नहीं आ रहे हैं इस टाइम। कुल मिलाकर 24 देशों में मुझे यात्रा करने का मौका मिला। सन 2007 में मैं इंग्लैंड में आया, और तभी मैंने डिसाइड कर लिया था कि अब मैं कहीं भी अकेला नहीं जाऊंगा। मैं एज ए इंसान, मैं भी आप ही की तरह एक इंसान हूँ। मुझे भी फैमिली के साथ रहना पसंद है। मैं कोई पैसे कमाने की मशीन नहीं हूँ कि किसी भी देश में जाऊँ और जाकर पैसा कमाता रहूँ, और ये फैमिली को फीड करता रहूँ। मुझे भी लगा कि मेरी भी फैमिली लाइफ होनी चाहिए, तो मैंने डिसाइड किया कि फैमिली को लेके मैं आऊँगा। तो 2007 में मैं इंग्लैंड आया, फैमिली को लेके आया। मेरी वाइफ, मेरी 2 बेटियां और मेरे 2 बेटे। बड़ा बेटा नहीं आ पाया था, क्योंकि यहाँ के कानून के हिसाब से 18 साल से बड़े बच्चे को वो आपका डिपेंडेंट नहीं मानते हैं। तो एक बेटा और 2 बेटियां, और एक मेरी वाइफ के साथ मैं यहाँ आया था। फिर 2011 में अपना घर ले लिया था यहाँ पे, और 2012 में इंग्लैंड का रेजिडेंट वीज़ा मिल गया था। 2013 में मैंने इंग्लैंड की नागरिकता ली और पासपोर्ट ले लिया, और उसके बाद भारत की नागरिकता को त्यागना पड़ता है। भारत दो सिटीजनशिप अलाउ नहीं करता है, तो इसलिए इंग्लैंड की नागरिकता लेने के बाद मुझे भारत की नागरिकता छोड़नी पड़ती। अम, दिल से भले ही हम भारतीय हैं, लेकिन ऑफिशियली देखा जाए, कागजी तौर पे तो हम ब्रिटिश हैं।
और जी ये बात है कि साल में कम से कम मेरा एक चक्कर इंडिया का ज़रूर लगता है। यूजुअली नवंबर के आसपास में आता हूँ, मौसम उस टाइम हमारे लिए अनुकूल होता है और समय कम होता है। कोशिश होती है कि समाज में सब लोगों से मिल सकूं, लेकिन हर बार ये संभव नहीं हो पाता है। और लेकिन मैं ये ज़रूर देखता हूँ कि आप यकीन मानिए मैं आपसे दूर नहीं हूँ। भले ही कुछ किलोमीटर्स माइल्स दूर हूँ, वो एक अलग बात है, लेकिन मैं लोगों से फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, फ़ोन पे मैं जुड़ा रहता हूँ। और सबसे बड़ी बात है कि मैं दिल से आपसे जुड़ा हुआ हूँ और मेरी हर कोशिश है कि मैं जुड़ा रहूँ। मुझे नहीं पता अगली आने वाली पीढ़ियाँ, हमारे बच्चे कितना जुड़ पाएंगे समाज से, उसका मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन हाँ, मैं आपसे जुड़ा रहूँगा। सतीश चंद्र जी पूछ रहे हैं कि किस साल में मैं गया था। जो आई थिंक उन्होंने सुना होगा, 2007 में मैं इंग्लैंड में आ गया था परमानेंटली फैमिली के साथ। उससे पहले देखा जाए तो 97 में मैं पहली बार इंग्लैंड आया था। जिस कंपनी में मैं काम करता हूँ वहाँ पे हमारा एक स्टैंडर्ड है कि कोई भी मीटिंग, कोई भी डिस्कशन, कोई भी पंचायत, कोई भी मीटिंग वगैरह हो तो हम उसकी कोशिश करते हैं कि हमारी मीटिंग में एक सेफ्टी का टॉपिक होना चाहिए। और वो सेफ्टी का टॉपिक मैं इसमें भी ज़रूर शामिल करूँगा आप सबके लिए। कि आई थिंक कोविड से बड़ा कोई आज के समय में टॉपिक नहीं हो सकता है। कोविड आज हालांकि उस स्टेज में पहुंच गया है कि भाई हम लोग मानने लगे हैं, अरे जो होगा देखा जाएगा यार, अब क्या करें, अब घर से बाहर ना निकलें, कमाएं नहीं, खाएं नहीं, आज उस स्टेज में है। और आई थिंक उसी का ये रिजल्ट है कि कल की मैं न्यूज़ देख रहा था इंडिया की, 77,000, 77,000 से ज़्यादा केस, आई थिंक 77,286 केस अगर मैं सही हूँ तो। इतना बड़ा नंबर इंडिया के लिए भी एक रिकॉर्ड है और ये अच्छा साइन नहीं है। इसमें हम और आप ही मदद कर सकते हैं, और वो मदद ये है कि आप सिर्फ अपना बचाव कीजिए। बचाव करने के अलावा और कोई इसका रास्ता नहीं है। हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स हेल्प कर रहे हैं, दवाइयाँ दे रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, इसकी कोई दवाई नहीं है, कोई वैक्सीन नहीं है, बट फिर भी कोई जो आसपास दवाई उनको सूट करती है वो देते हैं। पर यकीन मानिए उस दवाई से लोग ठीक हो रहे हैं, हॉस्पिटल से निकल के बाहर आ रहे हैं, लेकिन कोविड के बाद की जो उनके शरीर में जो प्रॉब्लम्स हो रही है, किसी को हाजमे की दिक्कत है, किसी को नींद नहीं आती है, किसी को सांस लेने में तकलीफ हो रही है, तो इसलिए इसका सबसे अच्छा और कारगर इलाज यही है कि आप अपना बचाव कीजिए। जितना आप बचाव करेंगे उसी में आपकी भलाई है, उसके अलावा और कोई रास्ता इस दुनिया में नहीं है। खैर मैं अब इसके ऊपर कोई ज़्यादा लेक्चर नहीं दूंगा। आई थिंक आप सब समझदार हैं, आपने टीवी में, आपने दूसरे मीडिया में सब सुन चुके हैं, आपको पता है कि इसके लिए क्या करना चाहिए। मोटे तौर पे अगर देखा जाए तो जितना हो सके आप घर में रहिए। मुझे पता है हर एक के लिए वो पॉसिबल नहीं हो पाता है, पर जहाँ तक हो सके कीजिए। स्पेशली अगर बुज़ुर्ग हैं तो आप घर में रहिए, बच्चों को जाने दीजिए काम पे। और जिनका भी अगर यंग एज में भी जो हैं, हो सके अगर जिनका पॉसिबल है घर से काम करना है, घर से कीजिए। मेरे पास वो लग्जरी है, मैं अपॉर्चुनिटी है, मैं 5 मार्च से लेके आज तक घर से काम कर रहा हूँ, मैं ऑफिस नहीं जा रहा हूँ। और जितना हो सके लोगों से कम मिलिए, रिश्तेदार ये सब यहीं मिलेंगे, दोस्त सब यहीं मिलेंगे। जो पार्टी करनी है बाद में कीजिए, अभी लिमिट करने की कोशिश कीजिए, जो बहुत ज़रूरी ना हो तो मत मिलिए। और अगर घर में किसी को सिम्टम्स है तो आप सभी थोड़ा कोशिश कीजिए कि आप सब क्वारंटीन हों, और आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि भाई सिम्टम्स खराब ज़्यादा नहीं जा रहे हैं, बैड पोजीशन नहीं हो रही है। कोशिश कीजिए कि 2 गज की दूरी रहे दूसरे आदमी के साथ में, और अपने हाथ बार बार धोते रहिएगा। थैंक यू संजय जी, मैं आपको प्राइवेट मैसेज में बताऊंगा कब मेरा चक्कर लगेगा। फ़िलहाल कोई इरादा नहीं है, और अभी इंडिया के लिए कोई फ़्लाइट भी नहीं है, तो अभी तो मैं सोच ही नहीं सकता इंडिया आने के लिए। अ, अब हम बात करते हैं समाज सेवा की। देखिए समाज सेवा क्या है, मैं एक एक बुक पढ़ रहा था, उसमें समाज सेवा के ऊपर कुछ लिखा हुआ था। मुझे पता था कि मुझे फेसबुक लाइव में जाना है और लोगों से बातें करनी है। और जैसा कि मैंने कहा कि मैं कोई ऐसा समाज सेवक नहीं हूँ, पर थोड़ी जानकारी होनी चाहिए।
तो वो बुक में जो समाज सेवा की जो डेफिनेशन है वो पढ़कर मैं हैरान हो गया। जैसे मेरे अभी तक की बातचीत में मैंने बोला कि मैं कोई समाज सेवक नहीं हूँ। आई थिंक वो गलत था। जब मैंने वो बुक पढ़ी है तो उससे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। वो बुक कहती है कि समाज सेवा एक शैक्षिक और व्यवहारिक तरीका है। वो चाहे आप मतलब गली में दो बच्चों को बैठा के पढ़ा रहे हैं, उनको ट्यूशन दे रहे हैं, उनको कुछ ज्ञान दे रहे हैं, उनको कुछ अपने जीवन के एक्सपीरियंस बता रहे हैं, वो भी समाज सेवा है। अगर आप प्रोफेशनल तौर पे एक चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन कर रहे हैं, जैसा कि आज हमारे समाज में हुआ है, हमारे समाज में जो लोगों को कोरोना के टाइम पे जो हेल्प की गई है, वो सब भी समाज सेवा है। तो समाज सेवा की जो डेफिनेशन है वो बोलते हैं कि समाज सेवा एक शैक्षिक और व्यवहारिक तरीका है जो समाज का संगठन या अन्य प्रकार से लोगों को और समाज के जीवन स्तर को बेहतर बनाने का प्रयास करे। और वो बेहतर बनाने का प्रयास भी उन लोगों के बीच में रह के ही करना है। मतलब ठीक है, ये भी हो सकता है कि मैं आज यहाँ इंग्लैंड में बैठा हूँ, मुझे यहाँ से कुछ समाज के लिए सेवा करनी है, शायद वो धन की हो सकती है, शायद वो एक वर्बल सलाह की हो सकती है, वो भी की जा सकती है। लेकिन जो मेन समाज सेवा की जो परिभाषा है वो कहते हैं कि समाज सेवा होती है, समाज सेवा लोगों के बीच में रह के, और उन उस सामाजिक कार्य का अर्थ होना चाहिए सकारात्मक, और उन लोगों के जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास करे, सामाजिक माहौल के बीच में काम करके प्रयास करे, और व्यक्तियों को उनकी जो क्षमता है, उनकी जो कैपेसिटी है, उस कैपेसिटी को और वो बेटर कैसे करें। फॉर एग्जांपल, अगर मान लीजिए कोई चूड़ी बना रहे हैं बैठ के, तो वो अकेला आदमी बनाता है, तो उसको किस चीज की ऐसी कमी है जिसकी वजह से वो अपने व्यवहार को ज्यादा नहीं कर पाता है, अपने व्यवहार में ज्यादा नहीं कमा पा रहा है, या उसके पास स्टोरेज की फैसिलिटी नहीं है। तो अगर हम उसको वो चीज प्रोवाइड करा देते हैं तो वो समाज सेवा है। जो समाज सेवा की जो जो बाई हार्ट कहूंगा, वो जो डेप्थ है, वो उस जगह पे समाज सेवा है। दूसरा ये है कि उनकी इस तरह की कोई भी जो जिंदगी की जरूरतें पूरी करें और उनकी तकलीफों को कम करें। इस प्रक्रिया में समाज के कार्य जो समाज कार्य में लोगों की इच्छाओं की पूर्ति करने और उनके मूल्यों की कसौटी पे खरे उतरने में जो भी आप और मैं कुछ मदद कर सकते हैं, वो समाज सेवा है। तो मेरे ख्याल से ये बुक पढ़ने के बाद में आपको भी जो मैंने अभी बताया, इससे काफी हद तक लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि ये जरूरी नहीं है कि हम समाज का अध्यक्ष बन के ही समाज सेवा करें। समाज सेवा के बहुत तरीके होते हैं। और अगर आसान शब्दों में मैं कहूँ तो समाज समाज सेवा सिर्फ धन से ही नहीं, तन से, मन से, आपके सहयोग से, आपके आचरण से, आपके स्वभाव से, और तो और आपकी बुरी आदतों के बदलाव से। कृष्ण अभी लिख रहे हैं कि कृपया करके समाज में सबसे बड़ी समस्या नशा के बारे में भी सभी को संबोधित करें। यस, अगली लाइन मेरी वही थी कि आप अपनी गलत आदतों में बदलाव करके भी आप समाज सेवा कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए मैं शराब पीता हूँ, और मैं इतनी शराब पीता हूँ कि जो मैं कमाता हूँ उसको शराब में उड़ा देता हूँ, तो मेरी फैमिली, मेरे बच्चे, वो सब एकदम नाउमीद हो जाएंगे, क्योंकि उनको कुछ पैसा नहीं मिलेगा, जो उनको खर्चा करना है वो खर्चा करने को नहीं मिलेगा। तो अल्टीमेटली क्या है कि समाज को आप नीचे लेके जा रहे हैं। और अगर मैं अपनी आदतों में बदलाव कर रहा हूँ, मैंने आदत में बदलाव किया, और आदत में बदलाव करके मैंने अपने परिवार का जीवन बेहतर किया, मैंने किसी को कुछ नहीं दिया, मैंने सिर्फ अपने परिवार को मैं आगे लेके आया, उसी से भी समाज सेवा हो रही है, क्योंकि आपने समाज का एक परिवार को नीचे नहीं जाने दिया बल्कि ऊपर बढ़ाया। तो ये सब समाज सेवा के हिस्से हैं। और इसके अलावा आपको किसी भी माध्यम से आप समाज सेवा कर सकते हैं। जरूरी नहीं है, आप ये नहीं कह सकते कि मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास कुछ और संसाधन नहीं है, इसलिए समाज सेवा नहीं कर सकते। देखिए, मैं ये एक चीज मैं जानता हूँ कि समाज सेवा करके आप कोई समाज के ऊपर एहसान नहीं कर रहे हैं। समाज सेवा आपका कर्तव्य है और वो आप निभा रहे हैं। आपके बच्चों को टाइम पे खाना देना, आपके बच्चों की परवरिश करना, आपके बच्चों की एजुकेशन देना, ये आपका कर्तव्य है।
आप इसको बच्चों के ऊपर एहसान नहीं कर सकते, वो आपका कर्तव्य है। फिर जब आपकी एज ज्यादा हो जाएगी तब बच्चे आपकी देखभाल करेंगे, तो वो आपके ऊपर एहसान नहीं है, वो कर्तव्य है। इसी तरह मैं कहूंगा कि समाज सेवा जो है वो किसी के ऊपर एहसान नहीं है। अगर आप कर रहे हैं, आप मन से कीजिए, दिल से कीजिए, और वो आपको जरूर समाज सेवा के दायरे में लेके आएगा। और उसके बहुत तरीके हो सकते हैं, जैसा कि मैंने अभी तक कहा। अ, इसके बारे में समाज सेवा के जो तरीके हैं उसका मैं आपको मुझे याद आ गया, मैं एक कहानी आपको छोटी सी सुनाता हूँ। बहुत पहले की बात है, मैं छोटा था काफ़ी जब मैंने पिताजी से एक कहानी सुनी थी। उसमें था कि मतलब हर आदमी का एक अच्छा काम करने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं। और वो ऐसी कहानी थी कि एक कोई साधु बाबा गांव में आए और आके उन्होंने अपना वहाँ चिमटा गाड़ दिया और बैठ गए, और चारों तरफ आग जला ली और वहाँ बैठ गए, और कहने लगे कि भाई मैं यहाँ से जब तक नहीं उठूंगा, तब जब तक आप मतलब ये जो सामने एक सूखा पेड़ है इसमें जब तक हरी पत्तियां नहीं आ जाएगी तब तक मैं यहाँ से नहीं उठूंगा। अब वहां से गांव वाले देख रहे कि यार ये बाबा पता नहीं पागल हो गए क्या, ये पेड़ तो सूखा पड़ा है कई सालों से और इसमें कैसे पत्तियां आएंगी। पर बाबा तपस्वी था, बोले कि नहीं मैं तपस्या करूंगा तो पेड़ में पत्तियां आएंगी। अब उधर से कोई मैं कहूँगा हरियाणा का कोई जाट होगा, मतलब कोई किसान था, वो उधर से गुजर रहा था, तो उसने पूछा बाबा से कि बाबा यहाँ कैसे बैठ गए। तो उसने बोला मैं तप कर रहा हूँ, और भाई जब तक ये पेड़ में पत्तियां नहीं आएगी तब तक मैं नहीं उठूंगा। तो वो कहने लगे कि बाबा इसमें पत्तियां कैसे आएगी सूखे पेड़ में, इसमें दीमक लगी हुई है। तो बोले नहीं यही तो तपस्या है, देखो मैं तपस्या कर रहा हूँ और मैं नहीं उठूंगा यहाँ से। तो वो बोले कि अच्छा इस तपस्या में इतनी ताकत है, बोलते हैं हाँ जी इतनी ताकत है। तो वो कहने लगे कि अच्छा ठीक है फिर तो हम भी तपस्या करते हैं। वो खेत में जा रहा था और उसके हाथ में एक जेड़ी थी, मुझे पता नहीं आप अलग अलग स्टेट से हैं सब लोग क्या कहते हैं वो, जो भैंसों के लिए गायों के लिए जो भूसा को हटाने के लिए जो एक वो तीन सांख वाली एक लाठी इसी के साथ में जुड़ी होती है, उसको जेड़ी बोलते हैं हरियाणा में। तो वो लेके जा रहा था और उसने क्या किया, वो चिमटे के साथ में वो भी गाड़ दी और बोला कि जब तक मेरी जेड़ी में पत्तियां नहीं निकलेगी मैं भी नहीं उठूंगा यहाँ से। अब बाबा उसको समझाने लगे कि भाई यहाँ इसमें पत्तियां नहीं निकल सकती, पेड़ है उसकी तो जड़ें होती है, उसमें तो चांस है, इसमें ये लोहे की जो तीन शाख है इसमें से पत्तियां कैसे निकलेगी। पर वो बोले कि नहीं बाबा अगर तपस्या में दम है तो मैं तपस्या करूंगा, मैं भी बैठा हूं और इसमें पत्तियां नहीं निकलेगी तो मैं भी नहीं उठूंगा। अब जी उनको हो गया, महीना भर हो गया बैठे बैठे, ना बाबा उठे और ना ही वो चौधरी साहब। अल्टीमेटली क्या हुआ कि एक उधर से बच्चा जा रहा था कोई, और अचानक एक कुत्ते ने बच्चा का पीछा किया। बच्चे का पीछा किया तो जब बच्चे के ऊपर कुत्ते ने अटैक कर दिया तो बाबा भी देख रहा है, लेकिन बाबा अब उठे कैसे, बाबा की तपस्या भंग होती है। लेकिन वो जाट ने सोचा अरे यार वो तपस्या जाए भाड़ में, ये बच्चे को अभी ये कुत्ता काट ही लेगा तो फिर फायदा क्या हुआ इसी तपस्या का। और वो जाके बच्चे को बचाता है। जैसे ही बच्चे को बचाता है कुत्ते से और उसके बाद वापस आता है तो बाबा कहने लगे तुम्हारी तो तपस्या भंग हो गई। तो वो कहने लगे कि यार मैं कौन सा रजिस्टर्ड बाबा हूँ, मेरी तपस्या भंग हो गई तो मैंने तो भगवान से प्रार्थना की थी कि पत्ती आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं आएगी तो मैं भी बैठा हूँ आपकी तरह। और जब उसने अपनी वो जेड़ी वहां से निकाली तो उसकी सांख में से कुछ पत्तियां निकली हुई थी। उसमें कोई गेहूं का दाना फंसा रह गया था, ऊपर से बारिश वारिश आई, मौसम बदला, मिट्टी लगी थी, जैसे करके वो गेहूं का दाना अंकुरित हुआ और उसमें से पत्तियां निकली थी। तो कहने का मतलब ये है कि जरूरी नहीं कि आप प्रोफेशनल बाबा हों, साधु संत हों, तपस्या करें तभी आप समाज सेवा करेंगे। आप समाज सेवा किसी भी तरीके से कर सकते हैं। मेरा मानना यह है कि उसने एक दया दिखाई बच्चे के प्रति और उसने बच्चे का बचाव किया, उसी वजह से भगवान ने उसकी वो लोहे की जो था जो भी था वो टूल उसमें से पत्तियां निकाली। तो ये एक ऐसी चीज है कि समाज सेवा के भी आपके पास कोई भी तरीके हो सकते हैं, और कितने भी अ, जितने भी मैंने आपको गिनाए उनसे भी ज्यादा हो सकते हैं। आप किसी एक गरीब बच्चे को शाम को बैठा के 1 घंटा ट्यूशन दे रहे हैं, आप कोई पैसा नहीं लगा रहे, अपना एक टाइम लगा रहे हैं, वो भी काफी है। आप 1 घंटा नहीं कर सकते, आधा घंटा आप किसी बच्चे को बुलाइए, उसको आप पढ़ाइए, वो आप कर सकते हैं। तो आपको मैं गारंटी से कह सकता हूं कि बच्चा को कुछ फायदा हो ना हो वो बच्चे के भी ऊपर है, लेकिन आपके दिल को जो सुकून मिलेगा वो बहुत जरूरी है। और उसी से आप जो है अपने आप को बहुत ही आनंदित महसूस करेंगे। और
आपको लगेगा कि भाई समाज सेवा मैंने की है, और उससे आपको एक वो मिलता है, एक बहुत ही सुकून मिलेगा। मेरा अपना एक तरीका है, मैं जो भी कोशिश करता हूँ, मैं अगेन मैं वही कहूँगा कि जो राज सिंह कहते हैं समाज सेवक और ये सब उन्होंने डाला, मैं थैंक यू कहूँगा राज सिंह को। पर अगेन मैं कोई इतना बड़ा वो नहीं हूँ, लेकिन हाँ, जो मेरे से होता है, जो मेरी कोशिश होती है, जो मेरी सेविंग में से हो पाता है, मैं कोशिश करता हूँ। लेकिन मैं ये भी करता हूँ कि भाई उसका प्रचार ना हो, वो मेरा एक अपना तरीका है। कोविड के टाइम पे भी देखिए हम लोगों ने बहुत लोगों की सेवा की, बहुत लोगों को ज़रूरतमंदों को जो महासभा ने जो हेल्प किया, वाकई महासभा उसके लिए धन्यवाद की पात्र है। पर उसमें क्या है, लोगों के नाम भी आए तो मुझे पर्सनली, मैं ये नहीं कहूँगा वो गलत था या सही था, बट मुझे पर्सनली वो ठीक नहीं लगता था कि भाई हम किसी की हेल्प कर रहे हैं और उसका नाम फिर हम फेसबुक पे डालें। लेकिन मैंने कुछ लोगों से बात की तो उनकी बात में भी मुझे दम लगा, और उनका यही कहना था कि अगर हम नाम नहीं डालते हैं तो उसमें इतने लोग सामने आ जाएंगे हेल्प के लिए, रिक्वेस्ट करने के लिए, कि हमारे पास फंडिंग की कमी हो जाएगी और फिर हम कुछ कर नहीं पाएंगे, जो कि मेरी समझ में वो भी सही कदम था। बट अगेन मेरा अपना एक तरीका है, वो मेरी अपनी स्टाइल है। मुझे पता नहीं, खैर वो कौन सी जगह की थी, एक वो बच्ची का जो पिछली बार भी अजय जी ने जो जिक्र किया था कि वो कुछ 60% जल गई थी, और वो उसकी हेल्प के दौरान भी वो जो बातें आई आप लोगों के सामने आई, जो किया भाई महेंद्र ने ये किया वो किया, मैं नहीं चाहता था वो, लेकिन मुझे वो जानकारी ही फेसबुक से मिली। मेरे पास गाड़ी नहीं थी उस दिन, मेरी गाड़ी सर्विसिंग के लिए गई हुई थी और मैं ट्रेन से ऑफिस जा रहा था, और मैं स्टेशन पे बैठा बैठा फेसबुक देख रहा था, तभी मैंने देखा कि वो बच्ची को भाई ऐसे ऐसे हो गया है और उसको मदद की ज़रूरत है। तभी मैंने रतिराम जी से बात किया, और तब लगा कि भाई ये जेन्युइन केस है, क्योंकि फेसबुक वगैरह पे झूठे भी बहुत आ जाते हैं। तो वो जेन्युइन केस था, और हमने फिर कहा कि ठीक है भाई, बच्ची को इतने पैसे की ज़रूरत है तो चलो उसको वो पैसा दिया जाए और किसी तरह उसका ऑपरेशन हो। भगवान की दया से वो बच्ची बच गई, वो अच्छी बात है। बट अगेन मैं, अगर वो मेरे पास कुछ डायरेक्ट ऐसी बात हुई होती और कुछ अगर मैंने हेल्प की होती, तो मैं आपको एक वादा दिलाता हूँ कि ये जो है ना, आपके सामने ये चीज़ें नहीं आएंगी कभी भी। तो वो एनीवे वो सही हो सकता है, गलत हो सकता है, वो मैं उसको डिसीजन नहीं करूँगा, लेकिन हाँ वो मेरा अपना एक तरीका है। मैं क्षमा चाहूँगा, मैं थोड़ा पानी ले लेता हूँ। अ, अब हम मेरे ख्याल से समाज की बातें बहुत हो गई, और ये काफ़ी बोरिंग भी हो जाती है एक टाइम के बाद में। तो मैं सिर्फ आपको यही बातें करूँगा कि भाई इंडिया में हम रहे, और यहाँ यूके में आए और दुनिया के और भी देशों में गए, तो मुझे क्या कुछ ऐसी चीज़ें थी जो मुझे इंडिया से डिफरेंस लगी, जो यहाँ पे मुझे सीखने का मौका मिला। और अगर मैं अपनी वो सीख आपसे शेयर करूँगा तो उम्मीद है कि आपको वो अच्छी लगेगी और आपको भी कुछ शायद सीखने का मौका मिले। एक चीज़ जो मैंने सीखी है इस देश में आके, वो है टाइम। अगर आप टाइम की इम्पोर्टेंस को जानते हैं तो उससे बड़ी कोई बात नहीं है। टाइम का जो है, समय का पालन हमने बहुत पढ़ा है स्कूलों में, हमारे क्लास में, हमारे सिलेबस में, सब में होता है कि समय बलवान है, समय की ताकत है, समय ही धन है, पता नहीं क्या क्या पढ़ा है, लेकिन हम उसका पालन नहीं करते हैं। आप जिंदगी में थोड़ा कोशिश करके देखिए, कई बार आपको थोड़ा सा क्या बोलते हैं हिंदी में, थोड़ा सा मे बी डोंट नो क्या वर्ड होगा वो, पर आपको कई बार ऐसा लगेगा कि यार मैं तो टाइम पे आ गया हूँ, मैंने किसी एक दोस्त को बुलाया था, मैं देखो 4 बजे यहाँ खड़ा हूँ, वो दोस्त तो अभी भी नहीं आया, वो तो 5 बजे आया, तो मेरा क्या फ़ायदा हुआ जल्दी जाने का। तो इस तरीके से करके आपको हो सकता है थोड़ा सा कई बार लगे कि यार मुझे ठीक नहीं लग रहा। और बाकी तो और तो ऐसा कुछ नहीं है।
समय में अगर आप समय का पालन करेंगे तो आई थिंक वो आपके लिए अच्छा ही रहेगा। और अ, दिनेश मराठा जी का एक मैसेज मैं देख रहा हूँ। श्रीमान जी, महासभा एक रजिस्टर्ड संस्था है, अतः पारदर्शिता के कारण आप नाम प्रदर्शित करना पड़ा, चूंकि सामाजिक बंधु महासभा पर उंगली ना उठाएं। हाँ, मैं दिनेश जी, मैं यही कहूँगा कि मैं इसको गलत या सही नहीं ठहरा रहा हूँ। मेरा सिर्फ ये कहने का मतलब था कि मेरा अपना ये एक तरीका है। पर जैसे ही मैंने लोगों से बात की और लोगों ने मुझे समझाया कि नहीं वो जरूरी था यहाँ पे, तो हाँ ठीक है, उन्होंने अच्छा काम किया। तो आई थिंक आपको जवाब मिल गया होगा। नमस्ते मारुत वर्मा जी, नमस्ते। दूसरा ये है समय की जो है सीमा पे भी ध्यान करना चाहिए और समय का पालन भी करना चाहिए। आई थिंक वो मेरा ये आज का फेसबुक लाइव का प्रोग्राम था। मैंने राज को भी बोला था कि मैं आपको टाइम से पहले ऑनलाइन दिखूंगा, और उसके लिए मैंने आज सुबह भी टेस्ट किया और उसके मैंने कल भी टेस्ट किया। तो देखिए, कोई भी आप काम करें जहाँ पे आपके भरोसे 50 आदमी इंतजार कर रहे हैं, 50 आदमी आपका वेट कर रहे हैं, और आप जो है अगर थोड़ा लेट हो जाएं तो ऐसा कुछ नहीं है कि कोई पहाड़ टूट जाएगा, पर अच्छा होगा कि समय पे आए। और वो मैंने कोशिश की और मैं समय पे आया। आई थिंक वो एक अच्छी चीज़ है। और ये हमने यहाँ यूके में आके ज़्यादा सीखा है। यहाँ पर हमारी मीटिंग स्टार्ट होती है ऑफिस में, अगर 8 बजे की मीटिंग है तो ज़्यादा से ज़्यादा 8 बज के 1 मिनट तक हम वेट करते हैं, उसके बाद दरवाज़ा लॉक कर लेते हैं। अगर कोई पीछे रह गया मीटिंग में नहीं आएगा, वो किसी को बुरा लगे, शायद एक बार कोई मीटिंग से रह जाएगा तो अगली बार वो टाइम से पहले आता है। ये यहाँ पे हमने देखा है और वो सीखा है। तो आई थिंक ये आप भी सब मानते होंगे कि समय का पालन करना बहुत ज़रूरी है। दूसरा जो मैंने इस देश में ये चीज़ देखी है कि यहाँ पे अप्रिसिएशन बहुत है। आप कोई भी छोटा सा काम किसी के लिए हेल्प करेंगे तो यहाँ पर थैंक यू और सॉरी मुफ्त में मिलता है। एक आदमी दिन में कितनी बार थैंक यू और कितनी बार सॉरी बोल जाता है उसको भी नहीं पता होता, क्योंकि वो आम बोलचाल की भाषा है। तो वो सब चलता है यहाँ पर। और अ, उसी में अप्रिशिएशन देखिए, आप ऑफिस में जैसे काम कर रहे हैं, मेरे बॉस ने मुझे काम दिया, मैं उस वो मेरा बॉस है, मेरा काम है उसकी ड्यूटी करना, और मैं वो ड्यूटी करके उसको काम दे दिया, इसमें कोई थैंक यू की बात नहीं है। लेकिन वो जब काम को लेगा तो बिना ही सोचे समझे उसके मुंह से वर्ड मिलेंगे, ओ थैंक यू वेरी मच, ग्रेट डील, आई अप्रिशिएट इट, थैंक यू वेरी मच, या इट्स अ ग्रेट वर्क, आई एम सो प्लीज यू हैव डन इट इन टाइम एंड आई एम रियली हैप्पी अबाउट इट। सॉरी, मैं वही अंग्रेजी में बोलता चला गया। कहने का मतलब कि सब जो लोग नहीं समझ पा रहे हैं उनके लिए मैं बोल देता हूँ कि वो अप्रिशिएट करता है। वो कहता है कि भाई हाँ, आपने बहुत अच्छा काम किया, टाइम पे कर दिया, मेरे को पर्सनली बहुत खुशी हो रही है, बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह की चीज़ें यहाँ पे हैं। और उस अप्रिशिएशन से आप माने या ना माने, बहुत फर्क पड़ता है। ये आप ट्राई करके देख सकते हैं। आप चाहें तो अपने घर में ट्राई कीजिए। मुझे याद है, मेरे एक दोस्त थे, इंडिया में ही हैं वो। उन्होंने एक बार मुझे ऐसे ही हेल्प किया और मेरे को कहने लगे, हालांकि क्योंकि मैं थोड़ा सीनियर हूँ उससे, तो मेरे को वो सर जी बोलते हैं। तो कहने लगा, सर जी आप मुझे बताइए, मेरा बेटा जो है ना वो मेरे पास मेरे साथ बैठ के पढ़ता ही नहीं है, और ना वो मेरी बात सुनता है, और जब मैं पढ़ाने की कोशिश करता हूँ वो भाग जाता है और वो ध्यान नहीं देता है। मैंने उसको यही बताया कि दिनेश, आप एक काम कीजिए, आप बच्चे को ना अप्रिशिएट करना शुरू कीजिए। अगर आपने बच्चे को अप्रिशिएट किया ना, तो बच्चा देखना आपको, बच्चे ने भले ही गलत सवाल किया है तो आप उसको अप्रिशिएट कीजिए कि देखो आपने सवाल गलत किया, कोई बात नहीं, बट आई अप्रिशिएट कि आपने कोशिश किया। जब बच्चे को अप्रिशिएशन मिलता है तो उस चीज का बच्चे का मनोविज्ञान पे बहुत असर पड़ता है। ये आप करके देखिए, आप अपने घर में देखिए। आप आपकी बीवी ने खाना बनाया, भले ही आपको पसंद आया नहीं आया, आपने अगर एक बार बोला कि ओ आज तो मजा आ गया खाने में, सब्जी बहुत अच्छी बनी है, कुछ नहीं जाता आपका। लेकिन आपको देखना आपके और बीवी के जो संबंध हैं और जो बिहेवियर होगा उनका, उसमें बहुत बदलाव दिखेगा आपको। ये बहुत जरूरी है। एक हमने जो इंडिया में मैंने भी महसूस किया है कि हम अपने बच्चों को अक्सर क्या कहते हैं, अरे यार हमारा तो ये ऐसा ही है पढ़ाई में ना, ये पता नहीं इस बार भी पास होगा कि नहीं होगा, पिछली बार तो हो गया था गिर पड़ के, इस बार बस जाता है, पढ़ता वढ़ता तो है नहीं, स्कूल से आता है ये बस बॉल खेलने लग जाता है, वगैरह वगैरह। हम ऐसी बातें करते हैं और ये अनजाने में ही करते हैं, बिकॉज हमने ये अपने बुजुर्गों से सीखा है, अपने पड़ोसी से सीखा है। हम वहाँ पे जो देखते हैं वही हम करते हैं अपने बच्चों के साथ में। और ये बच्चे का मनोविज्ञान पे इतना दबाव डालता है कि वो बच्चा फिर प्रोग्रेस करना ही बंद कर देता है। वो स्कूल में बैठे बैठे भी यही सोचता है
कि यार मैं थोड़ा सा नीचे हूँ, बाकी लोगों से थोड़ा कमतर हूँ, मैं इतना अच्छा नहीं हूँ, तो वो उसके दिमाग में आप घर में ही डाल देते हैं कि भाई मेरा बच्चा इतना अच्छा नहीं है। तो वो चीज़ बच्चे के ऊपर बहुत असर डालती है। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि आप बच्चे को, आपके साथ भी हो सकता है ये थोड़ी समस्या हो कि भाई बच्चा ठीक नहीं कर रहा है। देखिए, बच्चा कितने नंबरों से पास हो रहा है ये इम्पोर्टेंट नहीं है। बच्चा कोशिश कर रहा है, भगवान ने हर एक को बुद्धि दी है, हर एक को दिमाग दिया है, उसी के हिसाब से जितना वो एफर्ट कर रहा है उसके ऊपर आप अप्रिशिएट करेंगे तो आई थिंक वो बच्चा जो है आगे बढ़ेगा, धीरे धीरे करके आगे बढ़ेगा। और मे बी आप कंपैरिजन मत कीजिए, हर बच्चे का हर एक ही तरह से वो उसका एक वो अलग इंसान है, उसके शरीर में जो भगवान ने मशीनरी डाली है वो एकदम अलग है, वो यूनिक है, उसका चेहरा अलग है, उसको अपने हिसाब से काम करने दीजिए। हाँ, आप उसको सहयोग कीजिए, उसके पास आपको लगता है कि कोई बुक की कमी है, वो बुक ला के दीजिए। उसको आपको लगता है कि भी थोड़ा सा इंग्लिश में कमज़ोर है, उसको आप इंग्लिश का न्यूज़पेपर ला के दीजिए। वो सब चीज़ें आप उसको कर सकते हैं, उसकी हेल्प कीजिए, उसके खाने पीने पे ध्यान दीजिए, उसके थोड़ा एक फिक्स टाइम कर दीजिए कि इतने टाइम पे आपको पढ़ना ही है, वो आप कीजिए। लेकिन दूसरे बच्चे से प्लीज़ कंपेयर मत कीजिए, ये बहुत ज़रूरी है। और बाकी अप्रिशिएशन के तौर पे अगर हम जैसे अपने समाज की हम बात करें तो अम, अब मैं आपको बताता हूँ कि जो समाज में हमने जो लोगों को कुछ थोड़ा बहुत हेल्प किया था, जो महासभा ने जो हेल्प किया, वो हेल्प को मैं आज यहाँ इंग्लैंड में बैठे बैठे मैं आपको बता सकता हूँ कि मुझे नहीं पता इंडिया में किसी समाज ने ऐसा किया हो, मेरी नॉलेज में नहीं आया। मैं हालांकि इंडिया की बहुत न्यूज़ पढ़ता हूँ, इंग्लैंड में भी ऐसा नहीं हुआ। हाँ, इंग्लैंड की सरकार ने जरूर कहा, और वो भी एम्प्लॉयर्स को बोला, जो नौकरी देने वाली कंपनियां हैं उनको बोला कि अब कोरोना की वजह से किसी को नौकरी से मत निकालिए, और उनकी जो तनख्वाह है वो हमसे लेते रहिए। तो सरकार ने एम्प्लॉयर्स को तनख्वाह दी है, और एम्प्लॉयर्स ने हम लोगों को फ्री में घर बैठे तनख्वाह दी है। यहां तक हुआ है। लेकिन घर घर जाकर लोगों को सामान देना, और लोगों को एक एक गांव में लोगों को मैसेज भेजना कि अगर किसी को जरूरत है तो हम हेल्प करेंगे, बताइए किसी के पास खाने की कमी है या कुछ है, ये मेरे ख्याल से इच एक कचेरा समाज ने किया है, जो कि दुनिया में कहीं नहीं हुआ। और इसको हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। इसके अंदर वो मीन मेक नहीं निकालना चाहिए कि यार वो उसको मिल गया, उसको नहीं मिला, या वो, ये चीजें नहीं होनी चाहिए। और मैं ये मानता हूं कि हमारा समाज कोई ऐसा भूखा नहीं है कि कोई किसी को देगा और लोग हाथ फैलाने लग जाएंगे। मुझे याद है, मैंने फेसबुक पे ही कहीं पढ़ा था कि किसी लेडीज ने रिक्वेस्ट किया कि मुझे हेल्प की ज़रूरत है, उसको हेल्प दी गई। और इसी दौरान जब तक वो हेल्प उसके पास पहुंची, जब तक वो मदद उसके पास पहुंची, तब तक उसका अपने परिवार में ही कहीं इंतजाम हो गया, और उस लेडी ने वो पैसा वापस कर दिया कि मुझे मदद नहीं चाहिए। ये चीज अप्रिशिएशन के काबिल नहीं है क्या? ये होनी चाहिए। मैंने कहीं नहीं देखा फेसबुक पे कि हमने उस औरत को प्रेज किया हो। ये चीजें अगर यहाँ इंग्लैंड में हुई होती तो यहाँ नेशनल मीडिया में आ गई होती कि देखो, हमारे लोग जो है मतलब किसी दूसरे के टुकड़ों पे पलने वाले नहीं है। हमने लोगों को मदद, उस किसी की जरूरत थी, हम उसने मदद मांगी, हमने उसको मदद दी। और एक टाइम ये आया कि जब तक मदद पहुंची, उसके पास ऑलरेडी अपनी मदद पहुंच चुकी थी और उसने वो मदद वापस कर दी। तो हम लोग, ये तो पक्का है कि हमारा खून राजपूती है, हम अपनी आन बान शान को नीचे नहीं गिरने देना चाहते हैं। और वही हुआ इस औरत से, जो सीखने को मिला वो यही कि ठीक है, जब आपको जरूरत थी आपने मांगा, और वो जरूरत पहुंचने से पहले आपका काम हो गया, आपने जरूरत वापस कर दी ताकि किसी और जरूरतमंद को मिले, क्यों नहीं? और ये चीजें अप्रिशिएट होनी चाहिए। तो ये बहुत ही जरूरी है, इस चीज को भी आप ध्यान में रखिएगा। और दूसरा ये है कि कोई भी अगर इस तरह के काम करने में अगर हमारी कोई कमी रह जाती है, देखिए गलती किसी से भी हो सकती है। मैं भी अभी बोल रहा हूँ, आप लोगों से बात कर रहा हूँ, हो सकता है मेरे मुंह से कोई गलत बात निकल जाए, या ऐसी बात हो कि सबको वो पसंद ना आए। कुछ भी गलती, देखो इंसान गलती का पुतला है, किसी से भी गलती हो सकती है। तो गलती हो जाती है तो बेटर है कि जिससे गलती हुई है उससे डायरेक्ट बात करके आप बताएं कि भाई आपने ये थोड़ा चीज़ गलत की है, और मुझे जो है वो ठीक नहीं लगा। अंग्रेजी में एक कहावत है कि टेल टेल अदर्स इफ आई एम डूइंग गुड, एंड टेल मी इफ आई नीड टू इम्प्रूव।
मतलब ये है कि अगर मैं अच्छा कर रहा हूं तो सबको बताइए कि भाई मैंने अच्छा काम किया है, लेकिन अगर मैंने गलत किया है तो आप सिर्फ मुझे बताइए, ना कि फेसबुक पे जाके बताइए कि वो महेंद्र ने ऐसा किया और महेंद्र ने वो कर दिया और वो चीज़ ठीक नहीं है। मेरी कोई बात गलत लगती है, आप मुझे मैसेज कीजिए कि महेंद्र आपने ये गलत बोला, और या तो मैं आपको कन्विंस कर लूंगा या आप मेरी बात से कन्विंस हो जाएंगे कि मैं गलत नहीं था। या ये भी हो सकता है कि मैं कहूँ कि हाँ आप ठीक कह रहे हैं, मेरे से गलती हुई है, मैंने ऐसा बोला। ये सब पॉसिबल है। तो कहने का मतलब यही है कि किसी की कमियों को पब्लिक प्लेटफॉर्म पे लाके उजागर करना किसी को भी अच्छा नहीं लगता है। वो आप अपने ऊपर सोचिए कि अगर आपकी कोई कमी निकाल के और सारे दुनिया के प्लेटफॉर्म पे, फेसबुक पे डाले, व्हाट्सएप ग्रुप में डाले, तो किसको अच्छा लगेगा? किसी को भी नहीं लगेगा, मेरा जहाँ तक ख्याल है। आप सब एग्री होंगे इस बात से। तो जिसका भी आपको लगता है कि भाई इस आदमी से मेरी बात करनी है मुझे क्योंकि उसने कोई कमी की है, तो मैं कहूँगा निजी संवाद कीजिए अपना। डायरेक्ट वन टू वन कांटेक्ट करके आप बताइए कि भाई आपने ये गलत किया है, और मैं आपको गारंटी देता हूँ कि वो अगला आदमी भी आपको अप्रिशिएट करेगा कि अच्छा किया आपने, सारी दुनिया को नहीं बताया, मुझे बताया, क्योंकि सुधरना मुझे है। गलती मैंने की है, सुधार मुझे करना है। अब फेसबुक पे इस तरह की चीजें डालने से होता क्या है कि गलती मैंने की है और आप सारी दुनिया को बता रहे हो कि वो गलत है। मेरा तो सुधार नहीं हुआ। और जब सारी दुनिया के सामने आप मुझे नीचा दिखा देंगे, मुझे झुकने पे मजबूर कर देंगे या मेरे बारे में गलत फैलाएंगे, तो मेरे और आपके संबंध भी ठीक नहीं रहेंगे। तो ये एक चीज ऐसी है जो मैंने यहाँ इंग्लैंड में देखा है, और यहाँ पे इस चीज को काफी प्राथमिकता दी जाती है। मुझे एक याद आ रहा है, किसी महापुरुष ने कहा है, मुझे नाम याद नहीं है किनका, पर उन्होंने एक एक बात कही थी कि बात करने से बात बनती है और बात ना करने से बातें बनती है। अ, मैं जानता हूं आप लोग इसकी गहराई को समझ गए होंगे कि बात करने से बात बनती है, मतलब अगर मैं आपसे बात करूंगा, डायरेक्ट बात करूंगा, तो ये गारंटीड है कि हमारी बात बनेगी। लेकिन अगर आप डायरेक्ट बात नहीं करोगे तो बातें बनेंगी, फिर वो लोग इधर उधर की बातें करेंगे और आप उस मोड में चले जाएंगे, तो फिर बातें ही बनेगी, बात नहीं बनेगी। ये चीज़ आप मुझे लगता है आप सब मानते होंगे इस चीज़ को। तो इसीलिए कोई भी मतभेद हो तो डायरेक्ट आदमी से बात कीजिए। कोई आदमी किसी को अननेसेसरी गलत नहीं बताएगा। किसी का भी ऐसा ध्येय नहीं होता कि वो गलत रहे। अगर किसी को आपने बताया कि आपसे ये थोड़ा गलत है, आप इसको इम्प्रूव कीजिए, उसी बात को, जो आप कमी को आप कह सकते हैं कि आप इसको इम्प्रूव कीजिए, इसमें सुधार कीजिए, तो आदमी सुधार करेगा। तो ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ थी। अम, दूसरा जो मैं एक पॉइंट उठाऊंगा, पॉजिटिविटी का। पॉजिटिविटी हिंदी में बोलते हैं, उसको बोलेंगे सकारात्मकता। कि सकारात्मक होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जिंदगी में अगर आप सकारात्मक नहीं है ना, तो नेगेटिव चीजें आपको कुछ भी नहीं करने देंगी। नेगेटिव आप किसी भी मामले में सोच के रहिए, आपको रातों की नींद नहीं आएगी, यानी तो हर चीज में कोई ना कोई भलाई होगी। तो जैसे हमने देखा है इंडिया में, अपने बुजुर्गों से भी सुना है कि भगवान जो करते हैं अच्छा ही करते हैं। जो बुरे वक्त में भी कुछ भी जब हमें लगता है कि मेरे अनुकूल नहीं चल रहा है, ये चीजें मेरे खिलाफ जा रही है, तो आदमी सोचते हैं कि यार ये वक्त खराब है मेरा। लेकिन बुजुर्गों का ये कहना है कि उसमें भी अच्छा ही देखिए, कि भगवान जो करते हैं अच्छा ही करते हैं, उसमें कुछ ना कुछ तो अच्छा होगा। और ऐसी कितनी कहानियां हमने बचपन में सुनी होंगी कि हमें लगता है कि बुरा था लेकिन उसमें अच्छा हुआ, और उसमें कोई ना कोई भलाई छुपी होती है। और अम, अभी अगर पॉजिटिविटी मैं देखूं, तो मैं एग्जांपल के तौर पे कहूँगा कि हमारे समाज में आज कितने ही व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं, कितने ही फेसबुक के ग्रुप बने हुए हैं। और आज हमारे समाज की भी जो बातें हो रही है, उनमें एक ग्रुप बन गया है जो कि वो इलेक्शन लड़े गए, और वो अपनी अपनी एक तरह से पार्टियां बन गई है, पॉलिटिकल पार्टियां टाइप की बन गई है। तो ज्यादातर लोग उसको देख रहे हैं कि यार ये चीज ठीक नहीं है, मतलब एक आदमी इधर जा रहा है, एक आदमी उधर जा रहा है। अगर मैं उसमें पॉजिटिविटी ढूंढूं तो मेरे लिए वो बहुत अच्छी बात है। मैं मानता हूं कि जितने लोग समाज में हैं, भले ही उनके विचार अलग हों, भले ही उन्होंने एक अलग अलग पार्टी टाइप के संगठन बना लिए हैं, ग्रुप बना लिए हैं, लेकिन उन सब में एक चीज बहुत जरूरी है, और वो इम्पोर्टेंट चीज है, वो ये कि सब में समाज सेवा की लगन है। कि भाई समाज के लोग अगर मुझे मौका दें तो मैं समाज सेवा करूं।
आप मुझे अगर अध्यक्ष बना दें तो मैं इस अध्यक्ष से बेटर करूं, या ये अध्यक्ष बन जाए तो मैं उससे बेटर करूं। तो ये इतने लोग जब हम सामने आ रहे हैं तो हमारे लिए पॉजिटिव चीज है। मैं उसको नेगेटिव नहीं देखता कि यार इतने लोग हो गए, इतनी पार्टियां बन गई। अरे किसी भी साधन से, किसी भी तरह से देखिए, आपने ग्रुप बनाए हैं और आज हमारे पास इतने ग्रुप हैं। मैं कहूंगा, मतलब अगेन, जैसे मैंने इस वार्तालाप के शुरू में ही कहा कि जो सांवले प्रसाद जी ने और इन लोगों ने जो मिलकर ये ग्रुप बनाया है, ये ग्रुप बनाया, उन्होंने एक शुरुआत की, उन्होंने एक बीज डाला और आज वो बीज ग्रो कर रहा है, आज हमारा कुनबा बड़ा हो रहा है। तो उसमें बुराई क्या है? उसमें अच्छा ही है, वो पॉजिटिव है। एक बहुत अच्छा साइन है कि आज हमारे पास इतने ग्रुप हो गए कि आज हमारे पास जो है, हम सब लोगों को वो मौका भी नहीं दे पा रहे हैं वो काम करने का। तो ये सब अच्छी बात है। तो पॉजिटिव होना बहुत जरूरी है। अम, बाकी दूसरा यहाँ पे और कहूँगा कि यहाँ के जो लोग हैं थोड़ा सा चैलेंज लेने वाले लोग हैं। जैसे कोरोना के टाइम पे यहाँ पे लोग डरे नहीं, लोगों में डर नहीं था। लॉकडाउन वगैरह हुआ, थोड़े टाइम के लिए हुआ, लोग अपने घरों में थे। लोगों को कोई ऐसा डर नहीं था, उनको ये पता था कि सेफ रह सकते हैं और सेफ अपने घर में रह के ही रह सकते हैं, तो वो रहते हैं। फिर सरकार ने थोड़ी बहुत छूट दी कि आप थोड़ा दिन में एक एक्सरसाइज के लिए निकल सकते हो, जिसमें आपकी वॉक हो गई या इस तरह का कर सकते हो, और लोगों से दूरी बनाए रखो। तो आज भी आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं अगर शाम को रोजाना मैं निकलता हूँ, मेरा करीब 5 किलोमीटर का एक राउंड होता है, मैं वॉक करने जाता हूँ। तो जब मैं वॉक करने जाता हूँ और मैं फुटपाथ पे जा रहा हूँ और सामने से फुटपाथ पे अगर दूसरा कोई आ गया, गोरा दिख गया, कोई लेडी आ गई, कोई आदमी आ गया, वो लोग फुटपाथ को छोड़ के दूसरे फुटपाथ पे चले जाते हैं कि जैसे ही हम नजदीक जाएंगे हम एक डिस्टेंस रखें। और अगर उनके आने से पहले मैं फुटपाथ छोड़ के चला गया तो वो थैंक यू बोलेंगे, थैंक यू वेरी मच, सॉरी फॉर ट्रबल। ये यहाँ पे आम है। तो ये चीज आई थिंक हम भी अपने जीवन में ये चीज उतार सकते हैं कि भाई नेगेटिव ना रहे, अरे कोरोना आ गया, अरे मर गए। नहीं, कोरोना जो है वो है, ठीक है, वो उसमें तो हम तो नहीं लेके आए ना उसको, वो आ गया है। आज तो हमारी सरकार भी कह रही है कि ये प्राकृतिक आपदा है। ठीक है, वो सही है कि गलत है वो मैं उसमें नहीं जाना चाहता। बट बात यह है कि देखो, समस्या से मेरा अपना मानना है कि समस्या से आप जब तक डरो जब तक वो नहीं आती है, और जब वो आती है ना तो उससे निपटने का क्या रास्ता है आप वो चुनिए। और अगर आप ये देखेंगे कि हाँ भाई अब ये समस्या है और इसका मैं रास्ता ये निकाल सकता हूँ, आज कोरोना का जो समस्या है उसका रास्ता मुझे सिर्फ एक ही दिख रहा है कि अपना बचाव कीजिए, इससे बढ़िया और कोई नहीं है, और हम अपना बचाव कर रहे हैं। जैसा मैंने बताया, मैं 5 मार्च से लेके आज तक घर से काम कर रहा हूँ, नहीं गया ऑफिस। ऑफिस वाले भी अभी बोलते हैं कि ठीक है, अभी ऑफिस में जरूरी नहीं है, आपका घर से काम हो रहा है, आप करिए, मत आइए। तो ठीक है, अपना कर रहे हैं। अब कुछ केस में ऐसा होता है कि अब मेरे बेटे को है, बेटी को है, उनको ऑफिस जाना पड़ता है, तो ठीक है वो लोग जा रहे हैं, पर वही सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह मेंटेन कर रहे हैं। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो दूसरा जो मैं यही कहूँगा कि इस एक चैलेंज वाली चीज़ के साथ साथ, जैसे पॉलिटिक्स का भी हमने जिक्र किया, अ, मेरी एक प्रार्थना है अपने महासभा के जितने भी ग्रुप है, उन सब से ये मेरी प्रार्थना है कि भाई इस महासभा को राजनीति से ऊपर रखिए। आपको राजनीति करनी है, आपने एक अलग पार्टी बनानी है, आप कुछ भी करिए, आप इलेक्शन लड़िए, बहुत अच्छी बात है, वो प्रजातंत्र है, सबको अधिकार है इलेक्शन लड़ने का, आप लड़िए। लेकिन वो आपकी लड़ाई एक तो दोस्ताना होनी चाहिए, कि दूसरी तरफ भी एक जो ए पार्टी और बी पार्टी खड़ी है, दोनों के दोस्ताना संबंध होने चाहिए, और उसी संबंध के हिसाब से आप इलेक्शन लड़िए। और जब आपका इलेक्शन पूरा हो गया उसके बाद हार को भी स्वीकार करिए, जीत को भी स्वीकार करिए। और अगर आप हारने वाले पाले में हो गए तो कोई बात नहीं, अगली बार जनता आपको मौका देगी। फिर आप जो चुने गए हैं उन लोगों का सहयोग कीजिए, अगर आप समाज की वाकई सेवा करना चाहते हैं तो। और अगर आप वो पॉलिटिक्स में पढ़ रहे हैं, वो बीजेपी कांग्रेस बना दिया है, तो फिर वो समाज सेवा नहीं कर रहे, फिर इसका मतलब ये है कि आपके दिल में समाज सेवा नहीं है, फिर कुछ और है। तो ये चीज़ एक इम्पोर्टेंट है, आई थिंक उस पर ध्यान रखिएगा कि पॉलिटिक्स को उसमें शामिल ना किया जाए। मुझे एक इंसिडेंट याद आ रहा है कि शायद एमपी में हुआ था कि एक कोई कार्यक्रम रखा गया था, वहाँ पे कोई पहले शायद कांग्रेस के किसी एमपी को या किसी लीडर को बुलाना था, फिर बाद में कोई बीजेपी को बुलाना था, फिर उसमें कुछ पॉलिटिक्स हुई है कुछ लेवल की।
और अल्टीमेटली आई थिंक वो प्रोग्राम फिर कैंसिल ही हो गया। तो मैं यही कहूँगा कि ठीक है, जो भी जो चुने हुए लोग हैं रजिस्टर्ड संस्था के, वो आज के दिन वो कर्णधार मैं कहूँगा उनको, और उनके वो पदाधिकारी हैं, उनको जो बेटर लगेगा वो करें। पर मेरा यही मानना है कि इस चीज़ को आप पॉलिटिक्स से दूर रखिएगा प्लीज़। और आई थिंक इन सब बातों में बीच में जो आया एक ये भी था कि टीम वर्क बहुत ज़रूरी है। जितने भी लोग मतलब इकट्ठे होते हैं, चाहे वो हमारा कोई समाज का सम्मेलन हो या कुछ भी हो, उसमें आप पहले अपनी टीम बनाइए, लोगों को जिम्मेवारी या दीजिए और फिर टीम के साथ में काम कीजिए। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, ये आपने सुना होगा, लेकिन सारे मिलके कर सकते हैं। तो इसलिए टीम वर्क जो मैंने देखा है इस कंट्री में, हमारी ऑफिस में आज भी इतना दिन हो गया हमको जॉब करते हुए, फिर भी हमारी ट्रेनिंग्स होती है। हमारी हर साल टीम वर्क पे ट्रेनिंग होती है। बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं, ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनके ऊपर हमारी ट्रेनिंग होती है, जिनमें टीम वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है। कि बड़े बड़े प्रोजेक्ट हम करते हैं, उसमें भी टीम वर्क देखना होता है। अभी जो लास्ट प्रोजेक्ट मैंने किया था उसमें 56,000 लोग साइट पे मौजूद थे। 56,000 लोगों को मैनेज करना और उनकी एक टीम बना के काम चलना, ये आसान काम नहीं होता है। और इसीलिए शायद कंपनी खर्चा करती है, हर साल हमारी ट्रेनिंग कराती है। आप सोच के देखिए, 56,000 लोग अगर एक एक गिलास पानी पीते हैं तो कितने टैंकर खाली खाली हो जाएंगे। तो बहुत बड़ा काम होता है और बिना टीम के ये काम पूरे नहीं हो पाते हैं। और बाकी मैं बहुत ज़्यादा अभी नहीं बोलूँगा। आई थिंक 1 घंटा हो चुका है लगभग। अम, पर अभी आप लोगों के पास अगर टाइम है तो, मेरी तो अभी रात नहीं हुई है, मेरा तो 4:30 ही बजा है, मैं थोड़ा और बोल सकता हूँ। मुझे उसमें दिक्कत नहीं है। बहुत सारे भाई बोल रहे हैं नशे के बारे में, कुछ बताइए। मेरा ऐसा कोई नशे का ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, मैं नशा करता नहीं हूँ, पर हाँ मैंने लोगों को देखा है। और आई थिंक मैंने शुरू के अपने इस बातचीत में मैंने शामिल भी किया है कि नशे को ख़त्म करना, अपनी आदतों में सुधार करना भी एक समाज सेवा का एक तरीका होता है, तो वो भी आप ज़रूर कीजिएगा। और बाकी आप लोग वहाँ पे हैं तो आप बिल्कुल ग्राउंड जीरो पे काम कर रहे हैं, आप बेटर कर सकते हैं। और कोई भी जो सुझाव लगे कि हाँ भाई नशा मुक्ति के लिए कुछ ये करना चाहिए, वो ज़रूर करना चाहिए। बाकी थोड़ा बहुत मैं यहाँ के बारे में बता सकता हूँ। इंग्लैंड में मोटे मोटे तौर पे क्या चीज़ें होती है, यहाँ की कल्चर कैसी है। यहाँ की पब्लिक डिप्लोमेटिक बहुत होती है। डिप्लोमेटिक का मुझे माफ़ करना, हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता। डिप्लोमेटिक ऐसे होता है बेसिकली कि भले ही आपको कुछ लग रहा हो मुझे कि आप गलत हैं, पर मैं आपके मुंह पे बोलूंगा ही नहीं कि आप गलत हैं। उसको भी आदमी बोलेगा ओ लुक्स गुड, वेरी नाइस, साउंड्स इंटरेस्टिंग, इस तरह के वो वर्ड बोलते हैं। तो उससे क्या होता है कि किसी को बुरा नहीं लगता, तो लोग बहुत डिप्लोमेटिक वे में बात करते हैं। और दूसरा, यहाँ के लोगों की कल्चर है जो मैं नहीं कहूँगा कि आप सबको भी ज़रूरी है फॉलो करना, बट वो इन लोगों की है, और वो अच्छी है या बुरी है उस पर हम कमेंट नहीं कर सकते। यहाँ के लोगों का एक तरीका होता है कि दोस्ती अपनी और खर्चा अपना, दोस्ती पक्की और खर्चा अपना अपना। मुझे याद आ रहा है एक इंसिडेंट, जब मैं सन 97 में यहाँ पे आया था, तो एक दोस्त के घर पे उसने इनवाइट किया कि मेरे घर पे आ जाओ। और हम उसके घर पे गए और वो बोलता है कि आप चाय पियोगे? मैंने बोला हाँ यार, चाय तो पी लूंगा। तो उसने अपनी जेब से 1 पाउंड निकाला और मेरे को दिया, और बोले वो सामने जो दुकान है ना उसमें से ले आओ 2 चाय, और मेरी भी ले आना 1 पाउंड मैंने अपना दे दिया है। कहने का मतलब, आपको चाय पीनी है आप अपनी वहां से ले आओ, और मेरी चाय भी लेके आना, मैंने आपको पैसा दे दिया है। तो ये चीज़ हम इंडिया में ये चीज़ हम नहीं सोच सकते हैं। हमारे वहाँ एक्सेप्टेबल नहीं है हमारी कल्चर में, पर यहाँ की कल्चर ऐसी है। अम, और बाकी दूसरा मैं बोल सकता हूँ, यहाँ के रेस्टोरेंट्स हैं, पब्स वगैरह है, वहाँ पे लोग जाते हैं, हम लोग खाना वाना खाते हैं, ग्रुप में जाते हैं। तो वहाँ पे कोई भी आदमी इनवाइट कर लेता है। जैसे मान लीजिए मेरा जन्मदिन है, मैंने आप 10 लोगों को इनवाइट कर लिया कि आइए आज मेरा जन्मदिन है और खाना खाते हैं, पार्टी करते हैं। तो उसका बिल्कुल ये मतलब नहीं होता कि पैसे मैं दूंगा। उसका मतलब यही होता है कि जो बिल आएगा उसमें, अगर हम 10 लोग हैं तो 100 पाउंड का बिल आया तो सब 10-10 पाउंड देंगे और पार्टी हो जाएगी, बस यही होता है।
बहुत जो थोड़ा सा दिलेर कहूँगा आदमी अगर ऐसे हुए तो वो क्या करते हैं, वो बोल देते हैं कि भी पहला ड्रिंक मेरी तरफ से है तो उसका पैसा मैं दूंगा, बाकी खर्चा आप अपने आप दोगे, तो वो उसी हिसाब से कर लेता है। तो आई थिंक वो गलत नहीं है, पर हाँ हमारी सभ्यता से थोड़ा सा अलग है वो। यहाँ पे शादी में भी मुझे कोई सरप्राइज नहीं होगा कि शादी में कोई आपको कार्ड दे और कार्ड में लिखा हो कि कृपया करके 9 बजे के बाद आना, जब हमारा खाना खत्म हो जाए उसके बाद ही आना। तो उसका मतलब है कि आप शादी में बुलाए हो, आओगे, गिफ्ट देके वापस चले जाओगे, आपके लिए खाना नहीं बनाया है। तो ये यहाँ पे आम बात है। आप लोगों के लिए शायद सरप्राइज होगा, मुझे भी बड़ा अचंभा लगा था शुरू शुरू में इस तरह की चीज़ें देखी थी तब। और जी अपने यहाँ पे और या यूके में जो मैंने फ़र्क देखा है, वो हमारे यहाँ हम हर काम में ये देखते हैं, अरे कोई क्या कहेगा। यहाँ पे उसका दूसरा वर्डिंग होती है, यहाँ पे बोलते हैं कोई क्यों कहेगा। मेरी लाइफ है, मेरा डिसीजन है, मेरा काम है, मेरा खर्चा हो रहा है, कोई क्यों कहेगा। तो ये एक बड़ा अंतर है यहाँ के और इंडिया के हिसाब किताब में। बाकी यहाँ पे बच्चों की एजुकेशन फ्री होती है। यहाँ पे सरकारी स्कूल होते हैं, प्राइवेट स्कूल नाम मात्र के हैं, और उनमें कोई भी आदमी अनलेस के कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन हो, कोई अफोर्ड नहीं कर सकता है। बच्चे की पहली बार नर्सरी की भी फीस 1 लाख रुपए के आसपास से शुरू होती है। तो प्राइवेट स्कूलों में यहाँ पे बहुत कम लोग पढ़ाते हैं, और सरकारी स्कूल ज़्यादा हैं, बहुत अच्छे स्टैंडर्ड के स्कूल हैं, और स्कूल में सब शिक्षा फ्री होती है। स्कूल में कोई किताबें नहीं होती है, इंटरनेट पे सब पढ़ाया जाता है। कुछ एक हाँ इंडियन लोग हैं, वो कोशिश करते हैं कि किताबों में, क्योंकि हमारा तरीका है तो किताबें भी मिलती है मार्केट में, बट ज़रूरी नहीं है किताबें रखना। और जी यूनिवर्सिटीज़ काफ़ी महंगी हैं। जब आप ये समझिए कि +2 करने के बाद जब आप कॉलेज जाते हैं तो वो फीस यहाँ काफ़ी महंगी है। लोकल बच्चे के लिए 9 लाख रुपया साल की फ़ीस होती है, बाहर से आने वाले के लिए 14 लाख रुपया फ़ीस होती है। तो वो काफ़ी है। एक और भाई अभी समाज कुछ क्वेश्चन लिख रहे हैं कि समाज कचेरा है या राजपूत। मैं ये चीज़ को अपनी इस बातचीत में शामिल नहीं कर रहा था, लेकिन आई थिंक मुझे करना पड़ेगा। ये बहुत सारे मैंने ऐसे डिबेट देखे हैं कि हम लोग उसी में लड़ते रहते हैं, अरे ये सरनेम हमारे में कैसे आ गया, ये कचेर है, ये कचेरा है, ये राजपूत है, या ये क्या है। मेरी एक रिक्वेस्ट यही है कि जो भी जो कुछ है उसको रहने दीजिए, आप अपने तरीके से काम कीजिए और आप मस्त रहिए। अगर मान लीजिए कोई एक पर्टिकुलर सरनेम या कोई गोत आपको लगता है कि ये मेरे समाज का नहीं है, तो आप स्वतंत्र हैं, आप उस परिवार से रिश्ता मत बनाइए। लेकिन आप फेसबुक पे कमेंट करें कि भाई ये तो हमारे समाज नहीं है, ये वो समाज नहीं है, मुझे लगता है किसी को ऐसा अधिकार नहीं है इस तरह का करने का। तो मैं कहूँगा भाई, जिसका भी ये सवाल है, मैं यही कहूँगा भाई, ये समाज मुझे नहीं पता कचेरा है या ये राजपूत है, मैंने नहीं बनाया। ये जिसने बनाया उससे पूछना चाहिए था आपको। सॉरी, मेरे पास ये जवाब नहीं है इसका, इसलिए मैं यही कह सकता हूँ। और मैं बात कर रहा था यूके की। यहाँ पे जो गरीब लोग होते हैं, जिनको इंडिया में हम गरीबी की रेखा से नीचे वाले कहते हैं, उनके लिए सरकार फ्री में घर दे देती है या कम किराए के मकान दे देती है। और 16 साल तक के बच्चे का जो है गवर्नमेंट खर्चा देती है। मुझे याद है आज से करीब 4 साल पहले की बात है कि जब सरकार ने ये कहा कि भाई जिस आदमी की भी सैलरी साल की 60 लाख रुपए से ऊपर है, उस आदमी के बच्चों का खर्चा नहीं मिलेगा, और अगर वो खर्चा लेता भी है तो उसके ऊपर उसको टैक्स देना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको अचंभा होगा कि पूरे इंग्लैंड में लोगों ने जो है ना बड़ा शोर मचाया कि ये क्या मतलब हुआ। हमें पहले बताया होता तो हम बच्चे ही पैदा नहीं करते, हम बच्चे पैदा कर रहे हैं देश के लिए, और आज देश उनका खर्चा नहीं दे रहा है तो हम क्यों दे बच्चों का खर्चा। ये यहाँ की सभ्यता है। मैं मानता हूँ कि आप लोग इस चीज़ से सहमत होंगे कि भाई हमारी कल्चर अलग है, हम अपने बच्चों का ध्यान रखते हैं। यहाँ पे लोग उम्मीद करते हैं कि बच्चा मैंने पैदा किया है और देश अपने आप पैसा खर्च करेगा उसके लिए। तो 16 साल तक बच्चे का खर्चा सरकार देती है, और 16 साल के बाद भी अगर वो यूनिवर्सिटी जा रहा है, रेगुलर पढ़ाई में है, तो फिर भी उसको खर्चा मिलता रहता है। मेडिकल सर्विसेज यहाँ फ्री है, हॉस्पिटल्स यहाँ फ्री हैं, कोई दवाई वगैरह का पैसा नहीं मिलता, नहीं देना पड़ता। यहाँ पे हर आदमी की सैलरी में से 2% पैसा कटता है,
और अगर उसकी सैलरी आ रही है तो कटेगा, नहीं आ रही है तो भी कोई बात नहीं, लेकिन मेडिकल हॉस्पिटल सबके लिए फ्री है। एक टोकन मनी के तौर पे वो 9 पाउंड चार्ज करते हैं, तो 9 पाउंड लगभग आप कह लो कितना, 900 रुपये के आसपास होता है वो। 900 रुपये, चाहे वो दवाई आपकी 1 लाख की दवाई हो, चाहे वो 1 रुपये की दवाई हो, वो 900 रुपये लेते हैं हर आदमी से। तो वो यहाँ का फिक्स है, उसके बाद में वो पूरा इलाज हो जाता है। और वो भी 900 सबसे नहीं लिए जाते, बुजुर्गों से नहीं लिए जाते, जो पेंशनर हैं उनसे नहीं लिए जाते, जो गरीबी रेखा से नीचे हैं उनसे, प्रेग्नेंट औरत है उनसे नहीं लिए जाते हैं, और स्टूडेंट हो, यंग चाइल्ड हो, उनसे भी नहीं लिए जाते हैं। तो ये चीज़ें काफ़ी अच्छी है यहाँ पे। और जी खाने के तौर पे यहाँ के लोग ज़्यादातर मांसाहारी हैं, लेकिन ये अब मानने लगे हैं कि मांसाहार करना अच्छा नहीं है, और ये इंडिया की तरफ जा रहे हैं। जो हम लोग वेजिटेरियन हैं, ये लोग वेजिटेरियन होने की कोशिश कर रहे हैं, और हम इंडिया में ज़्यादातर लोग अभी नॉन वेज की तरफ कोशिश कर रहे हैं। तो ये एक अंतर है, ये एक साइकिल है दुनिया का। पृथ्वी गोल है तो इसमें ये चीज़ें घूमती रहती हैं इधर से उधर। तो यहाँ के लोग काफ़ी अभी हो रहे हैं, वेजिटेरियन होने की कोशिश कर रहे हैं। और जी यहाँ पर इंडियन रेस्टोरेंट्स बहुत हैं, और सबसे महंगा खाना इंडियन रेस्टोरेंट ही होता है। और जी यहाँ पे पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, नेपाली, इंडियन, सारे के सारे रेस्टोरेंट को इंडियन रेस्टोरेंट के नाम से ही अपना खाना बेचते हैं। और यहाँ पे 650 पार्लियामेंट में मेंबर हैं, जिनमें से 15 हमारे इंडियन हैं। इंडियन मैं कहूँगा, इंडियन ओरिजिन के हैं, हमारे जैसे, जो मतलब इंडियन थे और बाद में ब्रिटिश नागरिकता ले लिए, ऐसे करके 15 एमपी पार्लियामेंट में बैठे हैं हमारे। और बाकी यंग जो लड़के हैं, बच्चे बच्चियां जो हमारे हैं, उनको मैं कहूँगा कि आप कोशिश कीजिए कि भाई जितना आप इंग्लिश इम्प्रूव कर सके, क्योंकि आज इंग्लिश इंग्लैंड की भाषा नहीं है, इंग्लिश आज पूरे वर्ल्ड की बोलचाल की भाषा है। आपको अगर वो माहौल इंग्लिश का नहीं मिल रहा है, जो कि सबसे बड़ी समस्या होती है इंडिया में, तो मैं कहूँगा इंग्लिश का नावल लीजिए, इंग्लिश का न्यूज़पेपर लगाइए और वो पढ़िए। आप अगर रोजाना का अखबार भी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो कहीं भी आस पड़ोस में अखबार आता होगा, उनसे पुराने अखबार लीजिए, पुराने पढ़िए। आपको कोई ज़रूरी थोड़े है कि नई न्यूज़ ही पढ़नी है। पुराने अखबार, हाँ, नया अखबार लेने से आप फर्क पड़ता है, क्योंकि आप हिंदी में न्यूज़ देखते हैं और उसी न्यूज़ को आप इंग्लिश में पढ़ते हैं, तो आपको वो ट्रांसलेशन समझ में आता है। बट अगर वो पॉसिबल नहीं है, तो पुराना कोई अखबार मिल जाए, पुरानी इंग्लिश की किताब मिल जाए, वो आप पढ़िए, तो उससे इंग्लिश इंप्रूव होगी, ये डेफिनेट है। और कोई भी नावल हो, बुक हो, न्यूज़पेपर हो, वटेवर, जो भी अवेलेबल हो सके। और बाकी इंडिया में भी काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं। हमारी कल्चर यहाँ से बहुत स्ट्रांग है, हमारी कल्चर अच्छी है, हमारी कल्चर रूट्स हैं, हमारे हमारे बड़े परिवार होते हैं, हम सबका ख्याल रखते हैं, ये अच्छी चीज़ें हैं जो कि इंग्लैंड में नहीं है। और अभी मैंने बताया ही कि लोग, मतलब जब सरकार ने बच्चों का पैसा बंद किया, तो बंद क्या किया, कम किया था, तभी लोग रो पड़े कि हम बच्चों का खर्चा क्यों उठाएं। तो वो बच्चे माँ बाप का खर्चा क्यों उठाएंगे यहाँ पर, तो वो अलग है। तो ये हमारे पास अपने देश में अच्छी चीज़ें हैं। हमारे देश में दुनिया में सबसे ज़्यादा नवयुवक हैं आज के दिन, तो वो हमारी स्ट्रेंथ है, वो देश की प्रोग्रेस के लिए, तरक्की के लिए वो काफ़ी अच्छा है। और अम, जय कुमार जी पूछ रहे हैं कि हमारे समाज के युवा पीढ़ी के लिए अब्रॉड में काम के, जॉब के समाधान में कुछ मार्गदर्शन कीजिए। आई थिंक ये जय कचेर जी, बहुत बड़ा टॉपिक है, और मुझे नहीं लगता कि इसको अभी शामिल करना ठीक रहेगा। मे भी कभी फिर मौका मिलेगा तो विदेश में रहने और काम करने के क्या तरीके और क्या तैयारियां होती है, उसके ऊपर मैं कभी अलग से एक टॉपिक ले सकता हूँ। कभी दोबारा टाइम स्पेंड करेंगे, तो सॉरी अभी इसको इंक्लूड नहीं कर पाएंगे। और बाकी देखिए, अंत में मैं यही कहूँगा कि एक तो इसको क्लोज करने से पहले मैं आज सवेरे मेरी रतिराम जी से बात हुई थी, और मुझे पता है उस उम्र के लोग जो है ज़्यादातर ये फेसबुक लाइव वगैरह पे आना उनके लिए थोड़ा मुश्किल होता है। तो इसलिए मैंने उनको कॉल किया और पूछा कि आपका कोई समाज के लिए संदेश है, आप मुझे बताइए, मैं शामिल कर सकता हूँ अपनी बातचीत में। तो उनका मैसेज यही था समाज के लिए कि शिक्षित बनो, जितना हो सके पढ़ाई कीजिए, जितना भी आप अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं वो कीजिए, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी एफर्ट कीजिए, समाज में पॉलिटिक्स मत कीजिए, जो मैंने भी पहले शामिल किया।
उनका एक अच्छा और भी विचार था कि समाज में जो भी अध्यक्ष वगैरह हम बनाएंगे नेक्स्ट टाइम, जो कमेटी बनेगी वो कमेटी को आप निर्विरोध चुनिए, बिना वोटिंग के चुनिए, तो उससे एक प्यार बना रहेगा। क्योंकि ये बात सही है कि हार जो है हर आदमी नहीं पचा पाता है। हार पचाने के लिए एक बहुत बड़ा जिगरा चाहिए होता है, जो हर एक के पास नहीं होता है। तो निर्विरोध अगर बैठ के पंचायत करके आपस में और अगर चुन लिया जाए तो उससे बढ़िया बात नहीं होती है। उनका कहना है कि समाज सेवा ही सुप्रीम है, इसको आप कोशिश कीजिए कि हर आदमी करे। अ, और नवयुवक और नवयुवतियों के लिए वो कहना चाहते हैं कि ज़िंदगी में मेहनत कीजिए, स्ट्रगल कीजिए। बस ये है कि कहीं भी पीछा नहीं छोड़ना, जो काम आपने उठा लिया बस पीछे लग जाइए, आपका काम होके रहेगा। और उन्होंने कहा सांवले प्रसाद जी को बहुत बहुत धन्यवाद ये समाज को इकट्ठा करने के लिए। बैतूल से कोई उन्होंने बताया था, कुछ नाम बताया था, कोई ठाकुर जी हैं, मुझे सॉरी याद नाम नाम याद नहीं आ रहा इस टाइम। लखनऊ से राम उजागर जी कचेर का उन्होंने नाम लिया। नरैनी से मिथिलेश जी का नाम लिया। तो इन लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे समाज के लिए काम किए हैं। खास तौर पे उन्होंने वीरेंद्र जी गोरखपुर वाले का योगदान समाज के लिए, जो उन्होंने बताया कि कभी उन्होंने कोई पद की लालसा नहीं की और सिर्फ समाज सेवा में रहे, उनके लिए धन्यवाद। अ, खास तौर पे उन्होंने मछली गांव में मंदिर के निर्माण के बारे में भी जिक्र किया था, जो मैंने सुना था बट मुझे इतनी जानकारी नहीं थी, मुझे आज पता चला। तो मैं बस वही कहूँगा कि भाई उनके जो जो विचार थे वो मैंने यहाँ पे आपके सामने पहुँचा दिए हैं। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा क्योंकि करीब सवा घंटा हो चुका है। मैं अभी अपनी बातों को यहाँ पे ख़त्म करते हुए एक चीज़ ज़रूर कहूँगा कि ये फेसबुक लाइव का जो क्रम है इसको जारी रखिए। और आई थिंक राज सिंह से बेटर इस फील्ड में कोई आदमी नहीं हो सकता, ये मुझे कहना पड़ेगा। जो डेडिकेशन राज सिंह ने जो दिखाया है, जो जिस तरीके से वो काम करते हैं, आई थिंक कमेटी कोई भी बने पर बिना राज सिंह के आपकी कमेटी अधूरी रहेगी, ये मेरा मानना है। आप इसको किसी पार्टीबाजी से मत जोड़िएगा, ये मेरा एक्सपीरियंस है जो हमारे समाज के लिए एक अच्छा कदम होगा। किसी भी लेवल पे रहे लेकिन राज सिंह का उसमें होना जरूरी है। ये गारंटी मैं आपको देता हूँ कि आपको प्रोग्रेस का एक रास्ता है ये। और केवल पदाधिकारी ही नहीं, इस फेसबुक लाइव के क्रम में हमारे नए नवयुवक नवयुवती हैं वो भी आने चाहिए। देखिए, मैं आपको बता दूं कि अमेरिका में एक स्टडीज हुई थी, उस स्टडी में ये लिया गया, लोगों के विचार जाने गए कि भाई आपको किस चीज़ से डर लगता है। तो सारी दुनिया में जो सबसे बड़े डर हैं वो आया मौत का डर, कि हर इंसान को मौत से डर लगता है। कहने को कुछ भी कहे कोई कि नहीं मैं तो दुनिया से आज़ाद हूँ, वो अलग बात है, बट डर मौत का सबको होता है। और मौत के डर के बाद में दूसरे नंबर पे जो डर आता है, आप विश्वास नहीं करेंगे, वो जो दूसरे नंबर का डर था वो ये था, पब्लिक स्पीकिंग। कि भीड़ के सामने बोलना, पब्लिक के सामने बोलना, ये जो है बहुत बड़ा डर है। तो हमारे जो बच्चे जो आज स्कूल में हैं, जो कॉलेज में हैं, वो बच्चे अगर फेसबुक लाइव करेंगे तो एक उनको बहुत बड़ा एडवांटेज क्या मिलेगा कि उनको भीड़ पता है कि लोग देख रहे हैं, उसको स्क्रीन पे आएगा कि इतने लोग अभी देख रहे हैं, आपको सुन रहे हैं। लेकिन उसके सामने नहीं है, और जब आंखों के सामने भीड़ होती है तो आदमी के पैर कांपने लगते हैं। मुझे याद है कि मेरे टीचर ने, जब मैं हाई स्कूल में था तो मुझे बोला गया कि आपको प्रेयर में जाके लेक्चर देना है 5 मिनट का। और मैं कांप रहा था कि मैं लेक्चर कैसे दूं, मुझे नहीं बोला जाता। और आखिर ये हुआ कि जिस दिन लेक्चर देना था उस दिन मतलब मुझे बुखार हो गया कि यार मैं कैसे बोलूं, मैं कभी बोला ही नहीं हूँ भीड़ में। तो मैं उस दिन गया ही नहीं। और अगले दिन गया तो जाके वो हेड टीचर जो थे हमारे, उन्होंने मेरे को बुलाया और बोला कि तुम क्यों नहीं आए। तो मैंने बोला जी सर मैं भीड़ के सामने नहीं बोल सकता। तब उन्होंने बोला कि अच्छा तुम ऐसा करो, संस्कृत की मैडम है उनके पास जाओ और उनसे बात करो। मैं उनके पास गया, उनसे मिला, मैंने बोला जी ऐसे ऐसे बात है। तो उन्होंने बोला कि महेंद्र देखो, मैं तुम्हें बोलने का तरीका बताती हूँ। आपके घर के पास में आपके खेत वेत है? मैंने कहा नहीं मेरे पास खेत नहीं है। तो बोलती है कि किसी और के खेत में चले जाओ, जंगल में चले जाओ, और वहां जाके ना आप अपना लेक्चर एक तो पहले तो रट लो और वहां जाके सुनाओ। मेरे गांव के पास में एक जंगल है, भीड़ होता है, तो करीब 1 किलोमीटर से भी कम डिस्टेंस पे है।
मैं वहाँ जंगल में गया और अपना 5 मिनट का लेक्चर जो मैंने रट लिया था उसको जाके जंगल में पेड़ों को सुना रहा हूँ वो लेक्चर। बड़ा फनी टाइम था वो। और पेड़ों को मैं ये मान रहा हूँ कि मेरे सामने ये लोग बैठे हैं, उनके सामने मैं बोल रहा हूँ और उनके सामने मैं अपना लेक्चर सुना के आ गया। और आप विश्वास मानिए, मुझे एक ऐसा आत्मविश्वास वहां पे मिला कि मेरे सामने आप लाखों पब्लिक इकट्ठा कर दीजिए, मुझे बोलने में कोई दिक्कत नहीं है, मैं बोल लूंगा। और उसके बाद मैंने स्कूल में लेक्चर दिया और उसी स्कूल से वो लेक्चर स्टार्ट करते हुए कॉलेज टाइम में भी मैंने जो है स्टेट लेवल पे डिक्लेमेशन कॉन्टेस्ट में भाग लिया, जिसको वाद विवाद प्रतियोगिता कहते हैं। उसमें एक आदमी एक बात को एक पहलू रखता है और दूसरे आदमी को उसके अपोजिट बोलना पड़ता है, ये सब भी किया। तो ये इस चीज़ का हम एक फ़ायदा उठा सकते हैं, एक टेक्नोलॉजी है। ये जो टेक्नोलॉजी है फेसबुक लाइव के क्रम में, आई थिंक हमको ये ज़रूर करना चाहिए। तो मैं और ज़्यादा वक्त आपका नहीं लूँगा अभी, क्योंकि यहाँ पे भी 4:50 हो चुके हैं, तो आपके मैंने करीब 20 मिनट फालतू ले लिए हैं। तो मैं अभी अपनी वाणी को विराम देते हुए आप सबको एक बार फिर से नमस्कार करता हूँ। और इस समय के दौरान, इस बातचीत के दौरान अगर मेरी किसी बात से किसी को ठेस पहुंची हो तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। और फेसबुक पे लाइव जुड़ने के लिए आप सबका धन्यवाद। और जो किसी कारणवश नहीं जुड़ पाए उनको आई थिंक राज सिंह अपना रिकॉर्डेड वर्जन वहाँ पे डाल ही देंगे, तो वो फेसबुक पे मिल जाएगा। और अभी लास्ट में बस 2 क्वेश्चन है मेरी स्क्रीन पे। जय कचेर बोल रहे हैं कि आपका कांटेक्ट नंबर मिथिलेश जी से मिल जाएगा महेंद्र जी। मुझे समझ नहीं आया मेरे से क्या मांगना चाह रहे हैं वो। अगर मिथिलेश जी से मिल जाएगा तो आप ले लीजिए। दूसरा है पवन कुमार कचेर जी का, आप करते क्या हैं जी? मैं यहाँ पर एक पाइपिंग इंजीनियर हूँ और मैं रिफाइनरी वगैरह के लिए जो पाइपिंग का डिजाइन होता है मैं वो करता हूँ। नई रिफाइनरी के लिए कौन सी मशीनें कहाँ लगेंगी, कौन सी मशीन ऊपर जाएगी, कौन सी नीचे जाएगी, पाइप कैसे कनेक्ट होगी, मैं उस तरह का वो काम करता हूँ। तो बस आई थिंक अगेन मैं कहूँगा आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अभी भी मैं देख रहा हूँ कि कितने ही लोग सेशन में आए और बीच में चले गए। अभी भी 31 लोग स्क्रीन पे दिख रहे हैं मुझे। बहुत बहुत धन्यवाद जी सबको, राम राम नमस्कार। और फेसबुक लाइव पे आने के लिए बहुत बहुत मेहरबानी, धन्यवाद, थैंक यू।